ये सबसे पहले ये विचार किसने दिया कि अपने मेडल लौटा बहा दें गंगा जी में? ये मिला जुला विचार था, ये शायद विनेश के उससे पहले आया था। क्योंकि आपने लिखा कि नरेश टिकैत के बारे में हमने सुना कि उन्होंने पहले भी कई बार सरकार को अपने आंदोलन बेच दिए, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। कई सुनने में आया था कि आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। किसी ने बोला ना आप लोगों को नरेश टिकैत को मेडल देने के लिए? देखो, आपको लग रहा है नरेश टिकैत को सरकार ने भेजा था? हाँ, हो सकता है, ये बिल्कुल मतलब भेजा होगा कि बजरंग पुनिया को अमित शाह का फोन आया। हाँ। क्या बात हुई फोन पे? ये मुझे आइडिया नहीं है। पर आप लिख रही हैं कि द पीएम यूजेस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर प्रमोटिंग हिमसेल्फ एंड वी वर आल्सो वेरी विलिंग टू बी यूज्ड। हाँ, वो उस दौरान के विचार आते थे मन में। चैप्टर 7 पे टाइटल है ब्रिजभूषण। वो आपकी माता जी को भी फ़ोन किया करते थे। हाँ। और फिर वो दिन आता है जब धीरेन्द्र प्रताप सिंह आके आपसे कहते हैं कि ब्रिजभूषण ने अपने कमरे में बुलाया है। उन्होंने जो है, जैसा कि मैंने स्टोरी में एक्सप्लेन किया है, कि हैरेसमेंट करने की कोशिश की, लेकिन मैं रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। उनको धक्का देके, उनको पुश करके आवाज़ उठा देते तो शायद मुझे वहीं ख़त्म कर देता। मैं आपके सामने एज ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बैठी होती और फिर बड़ा थकान हो जाती। तो मैं एक दिन बोली मम्मी को कि मुझे या तो रेसलिंग करा लो या पढ़ाई करा लो। और रेसलिंग में मेरा इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा बैठ गया था। मैं बोली ठीक है, पढ़ाई कर ले, रेसलिंग छोड़ दे। मैंने दोनों कर। लेकिन एक बार आपका और उनका बड़ा संघर्ष हुआ। आपकी सत्यव्रत से शादी हो, इसके लिए ज़रा वो कहानी बता दीजिए, उसमें बहुत ट्विस्ट हैं। हाँ, वो तो बुक में ही, अभी तो मैं पूरा स्टोरी बताने लगूंगी तो। अब चलते हैं सोनीपत में चोखी ढांडी, जहाँ पे आपको एक दिन पहले कॉल आया कि पहलवानों की मीटिंग बुलाई गई है। बबीता फोगाट से आपको फ़ोन आया। क्या कहा बबीता फोगाट ने आपको? बबीता फोगाट ने बोला कि एक मीटिंग है और तू आ जाएगी। मैं बोली आ जाऊंगी। योगेश्वर को फ़ोन नहीं किया आप लोगों ने? नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, शी वांटेड टू रिप्लेस हिम। हाँ, तो ये एग्जैक्ट ये बात थी। ब्रिजभूषण को तो हम बदलना चाहते थे। ये अब आपकी बात होती है बबीता से? नहीं। प्रोटेस्ट के बाद से नहीं? नहीं, प्रोटेस्ट के बाद से बात ही नहीं। प्रोटेस्ट के बाद से नहीं, क्योंकि वो तो बीच में ही छोड़ के भाग गई। कि विनेश ने मुझसे कहा कि बबीता ने हम लोगों के करियर को बर्बाद कर दिया है और मुझे मौका लगेगा तो मैं उसको मार डालूंगी। विनेश, हाँ, उसको बड़ा गुस्सा आया था। तो उन दोनों के इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो आपको लगता है उनके मन में लालच भर रहे हैं? आपने लिखा द पीपल क्लोज टू बजरंग एंड विनेश हैड स्टार्टेड फिलिंग देयर माइंड्स विद ग्रीड। ये जो है कुछ मीडिया चैनल्स जो है इसको गलत तरीके से उठा करके पोर्ट्रे कर रहे हैं कि बस हम तीनों में लड़ाई दिखा दो। आपको आया चुनाव लड़ने का ऑफर? हाँ, वो आया था जब वो पहले इलेक्शंस थे। नहीं, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के। उससे पहले भी आया था मेरे पास। किसने ये ऑफर दिया? भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ऑफर आया था, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से आया था। हाँ, दिल्ली में किसी से ऑफर आया था। आप कभी लड़ेंगी चुनाव फेडरेशन का? जी। देखो, नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये किताब वाला है, जिसमें आज की किताब बहुत ख़ास है। बेहद ईमानदारी से लिखी गई ये आत्मकथा, जिसका शीर्षक है विटनेस। ये अंग्रेज़ी का शीर्षक है। किताब जगरनॉट ने छापी है। 27 चैप्टर हैं और ये कहानी है हिंदुस्तान के लिए पहली बार महिला कैटेगरी में रेसलिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक ने इसे लिखा है, सहयोग किया है जोनाथन सेल्वराज ने, जो कि एक स्पोर्ट्स मैगज़ीन के साथ जुड़े हुए हैं। किताब वाला में आज विस्तार से बात करेंगे साक्षी मलिक से। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ जी। किताब पे बात शुरू करें उसके पहले मैं 2-3 बातें अपनी कह देता हूं जो किताब में नहीं है। 1.5 अरब हिंदुस्तानियों की तरह मुझे भी बहुत गर्व है आपकी उपलब्धियों पर। आप रियो ओलंपिक में जो 8-5 का फाइनल स्कोर था ना, 7-5 था, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया था तो 1 पॉइंट वो बढ़ गया 8-5। हम सब ने वो देखा, हम सब ने फिर कोच कुलदीप के कंधे पे आपको बैठे देखा, आपके घर वालों की रिएक्शन देखी, पर हमें उसके पीछे की मेहनत नहीं पता थी। हमें वो जो आप पहली बाउट अपनी हारी थी और फिर हराया भी उन्हीं को स्कूल में कैडेट लेवल पे, वो नहीं पता था। हमें नहीं पता था जब आप पंजाब में खेलने गई आनंदपुर साहिब में, है ना, वो जीत,
हरे पत्ते का घोला खा लो, हाँ, है हरे पत्ते की गोली खा लो, ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी बार चिकन पॉक्स। हाँ, अब जी बात शुरू करते हैं, पहले चैप्टर से ही शुरू करते हैं। जब 27 मई 2023 ये हमारे देश की इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तारीख है। नए पार्लियामेंट भवन का इनॉग्रेशन हुआ। अगले दिन अखबारों में नए पार्लियामेंट की तस्वीर छपी और प्रदर्शनरत पहलवानों की तस्वीर छपी जो पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका आप एक प्रमुख चेहरा थी। इसको पढ़ के लगा कि आप सब लोग तैयार नहीं थे कि आपके साथ क्या किया जाएगा। और जब आपने लिखा कि आप बस से कूदी, भागी, पकड़ी गई, वो प्रकरण बताइए ज़रा। सबसे पहले तो वो 27 मई का दिन था और हमें नहीं लगा था कि हमारा प्रोटेस्ट इस तरीके से एंड होगा। किसका विचार था कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करें? ये हमारे खा पंचायत जो बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया था, जो हमारे प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम न्यू पार्लियामेंट के सामने जाके एक महिला महापंचायत करेंगे जिसमें महिलाओं के बारे में डिस्कशन होगा कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, क्या क्या महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, कैसे कैसे सुधार हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में वो हम न्यू पार्लियामेंट के सामने वो महिला महापंचायत करने वाले थे। और हमने जैसे ही वहाँ चलना शुरू किया, 100 मीटर भी नहीं पहुँचे होंगे हम, और हालांकि हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। अब बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, हमने बोला कि हम आराम से जाएंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे, हम चुपचाप जाके वहाँ बैठेंगे और एक महिला महापंचायत करेंगे, हम आपस में डिस्कशन करेंगे, ये हम छोटा सी अपनी पंचायत रखना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने हमें, जैसे ही हमने वॉकिंग स्टार्ट की तो उन्होंने हमें डिटेन करना स्टार्ट कर दिया, बसों में कितनी बुरी तरीके से घसीटना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपने फ़ोटोज़ देखे होंगे, वीडियोज़ आई होंगी आगे आपके, तो बहुत बुरी तरीके से हमें जो है उन्होंने घसीट के जो है बस में डाल लिया। हालांकि ये सोचा नहीं था इस चीज़ के बारे में कि ऐसा भी होगा, क्योंकि हमेशा कुश्ती की है, साफ जीवन रहा है, सिर्फ कुश्ती करना, रेस्ट करना, अपने देश के लिए खेलना, इसके आगे तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन सडन पता चला कि डिटेन हो रहा है, अभी हमें पुलिस थाने लेके जाएंगे, हमारे ऊपर FIR हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ सोच के एकदम से हो गया कि ये क्या हो रहा है, हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई गलत लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो एक अच्छे कोज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो चीज़ हमारे साथ हुई वो आगे आने वाली यंग जनरेशन के साथ ना हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट बंद हो, रेसलिंग फेडरेशन में बंद हो, इवन हर जगह बंद होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो एकदम से जो है कुछ बस में पुश कर रहे थे, बस में पुश कर दिया। आपने एक जगह लिखा है कि कोई पीछे से चिल्लाया कि इसको गुदगुदी करो। हाँ, वो क्या था कि हम नहीं बैठने वाले थे, हमें तो यूँ था क्यों लेके जा रहे हो हमें पुलिस स्टेशन, हमें नहीं जाना है बस में, हमें यहाँ चुपचाप बैठने दो, अगर आप पार्लियामेंट तक नहीं जाने दो तो हम यहीं बैठ जाएंगे। लेकिन वो ना बैठने दे रहे थे, ना आगे चलने दे रहे थे, बस उनको हमें पुलिस स्टेशन लेके जाना था और हम वो चीज़ हम नहीं करना चाहते थे। हम पुलिस स्टेशन में क्यों जाए, हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, किसी को मार पिटाई कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, फिर हम चढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि वही है कि ट्रेनिंग की हुई है, थोड़ा ताकतवर शरीर है, सबका ही ताकतवर, थोड़ा नहीं बहुत ताकतवर शरीर है। क्या हुआ, हम चढ़ नहीं रहे थे, हम आराम से बैठे थे, हम बस पकड़ ले रहे थे या कोई इक्विपमेंट हो रहा था पास में, हम जैसे वो बैरिगेटिंग को पकड़ रहे थे कि हमें नहीं जाना, क्यों घसीट रहे हो, तो हम चढ़ नहीं रहे थे। तो पीछे से एक आवाज़ आई कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको गुदगुदी करो। फिर वैसे ताकत के उस पर तो हम रोक रहे थे कि मत चढ़ाओ, हमें नहीं जाना है। लेकिन जब उन्होंने गुदगुदी स्टार्ट की ना, तो वो सारा जो ताकत थी, वो जो होल्ड कर रखा था हमें कि हमें नहीं जाना, वो सब खत्म हो गया। फिर वो गुदगुदी के बाद जो है, आपने देखा होगा मेरी एक पिक्चर भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें 15-20 जो है पुलिस महिलाएं जो है कैसे मुझे पकड़ रही थी। तो फिर उन्होंने गुदगुदी करके मुझे बस में चढ़ा लिया। और हाँ, ये भी नहीं है कि मेरे साथियों के साथ चढ़ाए, लाइक जिसमें बजरंग हो, विनेश हो, मेरे हस्बैंड हो, उसी बस में चढ़ा ले। कम से कम सबको अलग अलग बसेस में चढ़ा के, कोई दिल्ली को इस कोने में लेके जा रहा है, कोई अलग दिशा में लेके जा रहा है, तो हमें सब अलग अलग पुलिस स्टेशन में थे हम। बस के अंदर आपने क्या बोला पुलिस वालों को? किताब में तो आपने लिखा है आई बेग्ड, आई प्लीडेड,
क्या बोल रही थी आप? मैंने यही बोला कि मुझे या तो मेरे जो पार्टनर्स हैं विनेश बजरंग वाली बस में लेके जाओ, या जिस बस में मेरे हस्बैंड है या जिसमें मैं जानती हूँ किसी को, कम से कम उस बस में तो लेके जाओ मुझे। डर लग रहा था आपको बस के अंदर? हाँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था कि मुझे अकेले को, और लगातार वो बस 1-1.5 घंटा चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि एटलीस्ट मैं वापस से नहीं कुछ भी करने वाली, आप मुझे उस बस में चढ़ा दो जिसमें मेरे साथी हैं। कम से कम हमें साथ में रहेंगे, हमें मजबूती रहेगी, हम मतलब वो घबराहट नहीं होगी हमें कि पता नहीं अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने नहीं सुनी, तो बस लगातार 1.5 घंटा चले जा रही है और ना मेरे पास मेरा फ़ोन है। फ़ोन मेरे पास पॉकेट नहीं थी, तो फ़ोन मैंने सत्यव्रत मेरे हस्बैंड को दे दिया था कि आप पॉकेट में डाल लो इसको। तो बस में 2 अननोन थे जो हमारे प्रोटेस्ट में उस दिन सपोर्ट के लिए आए थे। तो उनसे मैंने कॉल करके पूछा कि आप लोग कहाँ हो, तो मेरे हस्बैंड ने बताया हम तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि किसी को कुछ नहीं बता रहे थे कि वो कौन से पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, कहाँ हमको वो रखेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को लाइव लोकेशन भेज दी उनके फ़ोन से कि आप पॉसिबल हो सके तो आप अपनी बस वालों को बोलो कि आप यहाँ वाले पुलिस स्टेशन या जहाँ ये मुझे लेके जा रहे हैं वहाँ आ जाओ। तो कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था और मैं बिल्कुल अकेली थी, घबराई हुई थी, मैं रो भी बहुत रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो अकेली है, मेरी बस में तो फिर भी 1-2 जानकार है मेरे, जैसे हस्बैंड की बस में जानकार थे। तो सत्यव्रत ने क्या किया, वो पिछला डोर जो इमरजेंसी डोर नहीं होता वो तोड़ करके और बस से कूद गए। चलती बस से लाइक ट्रैफिक रहता है दिल्ली में, तो इतना मतलब यूँ नहीं है कि बहुत स्पीड से बस चल रही थी। तो उन्होंने तोड़ करके फिर मेरी लोकेशन फॉलो करना स्टार्ट की और वो काफ़ी देर के बाद मेरे पास पहुंचे, क्योंकि वो 1.5 घंटा इस डायरेक्शन में, मैं 1.5 घंटा इस डायरेक्शन में। कहानी छोड़ दी। हाँ जी, चलती वो भी बस से कूदे आप? हाँ, भी वो मैं बताऊंगी। हाँ। वो तो कूद गए और 1.5 घंटे से मैं चल रही हूँ। मैं सोची अगर वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और मेरे पास पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कूद जाती हूँ, क्योंकि वही बात है कि पुलिसकर्मी क्या ही कर लेंगी, ना मेरे को भाग के पकड़ सकती है ना कुछ कर सकती है। तो मैं धीरे धीरे बस के आगे गई कि प्लीज़ मुझे मेरी जितने भी मेरे हस्बैंड की बस में डाल दो, या जिसमें मेरे घर वाले हैं उस बस में मुझे ले जाओ, मुझे अकेले बस में ना छोड़ो। तो ये करते करते बात वो पुलिस वाले हाँ हम लेके जा रहे हैं। मैं बोली ये बता दो कि कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हो, कम से कम मैं इन्फॉर्म तो कर दूँ उनको कि आप लोग यहाँ आ जाओ। कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भी कूदने वाली हूँ। वो बस वाली पुलिस वाली ऐसे आगे हाथ की हुई थी, जैसे वो डंडा पकड़ा हुआ था बस का, तो मैंने उसका हाथ हटा के और मैं एकदम बस से कूद गई और मैंने बस से कूद के और भागना स्टार्ट कर दिया। तो अनलकी उस टाइम क्या रहा कि 2 गलियां क्रॉस करने के बाद वो रोड ही क्लोज़ हो गया। वहाँ आगे बिल्कुल मतलब उसके आगे कोई रोड ही नहीं थी और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी, तो मैं उसके अंदर चली गई कि मैं शायद ना दिखूँ। तो लेकिन 2 गलियां क्रॉस के बाद वो उन्होंने फॉलो किया और वो पीछे से बोल रही है पुलिस वाली कि मैडम हमारी नौकरी की बात है, आप आ जाओ, आप कहाँ, आप मत भागो। तो मैंने बोला तो था कि मुझे रिक्वेस्ट था कि मैं नहीं भागने वाली हूँ, आप मुझे किसी के तो साथ छोड़ो, अकेला मुझे कब तक आप 1.5-2 घंटा बस में लेके जाओगे, मैं अकेली लड़की हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, पहली बार ये सारी घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं। तो वो सडनली वो जो है वो रोड बंद हुआ और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में मैं घुसी छुपी और वो मिलना ही था, क्योंकि अगर और 1-2 गलियाँ होती तो मेरी स्पीड वो मैच नहीं कर पाती, तो मैं कहीं ना कहीं से निकल जाती, ऑटो लेके फिर पहुंच जाती जहाँ मुझे जाना था, मेरे जहाँ और थे या फिर मेन जो भी हमारी जगह थी जहाँ हम मीटिंग करते थे वहाँ पहुंच जाती, कहीं तो पहुंचती। फिर वो मैं पकड़ी गई और वहीं से फिर 3-4 इधर मेरे हाथ पकड़ के और मैं गलियों में ऐसे रो रो के चल रही हूँ कि मुझे छोड़ दो। जैसे पता नहीं गलियों में इतने सारे आदमी मुझे देख रहे थे जैसे मैंने पता नहीं कितने सारे मर्डर कर दिए हों, और सब लोग ऐसे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, लड़की के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि स्टोरी तो किसी को भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है, जंतर मंतर पे क्या चल रहा है, किस चीज़। ये कौन से इलाके की बात है, कहाँ पकड़े गए थे आप? ये बुराड़ी के पास। बुराड़ी के पास, दिल्ली के बाहर का। हाँ, तो देख लो कितनी दूर है। वो लेके गए 1.5 घंटा। तो फिर कुछ 10-1 मिनट बोले नहीं, जहाँ हम लेके जाएंगे वहाँ आपको आपके फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे। पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो वहाँ मैं पहुँची, वहाँ भी कोई नहीं था और मैं फ़ोन कर रही हूँ हस्बैंड को कि मैं तो पहुँच गई हूँ और मैं इस जगह हूँ, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप यहाँ आ जाओ। मैं जैसे ही बात कर रही हूँ ना, लोकेशन भी नहीं भेजी मैंने,
पीछे से एक पुलिस वाली ने ना मेरा फ़ोन, जो मैंने उनका फ़ोन मांगा था ना, जो हमारे बस में 2 अननोन पीपल थे, वो फ़ोन खींच लिया। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने पुश किया उसको कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा फ़ोन क्यों छीन रहे हो आप। और वो सिचुएशन में बता नहीं सकती कि मैं अब कैसे रीच आउट करूँगी, कैसे किसी को बताऊँगी कि मैं यहाँ हूँ। अभी मुझे छोड़ेंगे, सारी रात रखेंगे, क्या करेंगे, ना मेरे पास मेरा फ़ोन है। तो वो सिचुएशन उस टाइम पे मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि एक जरिया था फ़ोन, वो भी उन्होंने छीन लिया था हाथ से, कुछ और था ही नहीं मेरे पास कांटेक्ट करने के लिए। तो लकीली क्या हुआ, मेरी जो मदर इन लॉ भी उन्होंने डिटेन किया था, मदर इन लॉ भी थे प्रोटेस्ट पे साथ में। तो कुछ देर के बाद उनकी बस आती है, क्योंकि वो भी लगातार यही बोल रहे थे कि मुझे मेरी बेटी, बहू बोलती है वैसे तो, कि मुझे मेरी बहू वाली जगह पे, साक्षी मलिक है मेरी बहू बोलती है, साक्षी बोलती है, सोफिया बोलती है, बेटी बोलती है वैसे तो, बेटी बोलती है। हाँ, बेस्ट है। हाँ, तो सब लोग आप बहुओं को बेटियां बोलने लगो, बहुत चीजें ठीक है। हाँ, कि मैं जो मेरी बेटी साक्षी मलिक है उसके वाले वहाँ लेके चलो। तो पता नहीं उन्होंने कोऑर्डिनेट किया होगा कि अकेली है, चलो इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो उनकी बस को भी यहाँ ले आए। तो कुछ देर बाद फिर मुझे शांति पड़ी, माँ के पास माँ का फ़ोन था। फिर मैंने सत्यव्रत को बताया कि हम ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन में, आप आ जाओ। घंटे 2 में फिर वो इतने हम बैठे रहे। तो वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए थे? वो कामयाब हो गए थे वो, क्योंकि वो एक तो मैं जहाँ कूदी ना, एक तो मैंने जगह गलत चूज़ कर ली, बहुत भीड़ भड़ाका का इलाका था और गलियाँ थी, गलियाँ में तो कितना ही आदमी वो कर लेगा। और बंद मिल गई 2 गलियों के बाद, 1-2 गलियाँ और होती ना तो उनको पता ही नहीं चलता कि इस डायरेक्शन में गई है या इस डायरेक्शन में गई है। वो गलियाँ ही 2 थी, यूं एंड राइट, वो फिर गली बंद डेड एंड हो गया, डेड एंड हो गया। वो अगर यूँ होती ना दोनों डायरेक्शन है तो वो सोचती रह जाती, इस डायरेक्शन में भागी होगी या इसमें भागी होगी, फिर तो पकड़ना मुश्किल नहीं था। और हस्बैंड कूदने थे, जैसे मेन जो रोड होते हैं लाइक जहाँ रेड लाइट्स होती हैं, वहाँ कूद के वो तो भाग गए, उनसे उनको कौन पकड़ रहा है। और उनकी स्पीड तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको वो पकड़ में नहीं आए। उनकी बस में तो और भी बहुत थे, तो वो कूदे होंगे तो उन्होंने रोक लिया। किसको प्रोटेस्ट भी डेड एंड पे पहुंच गया था उस दिन? बिल्कुल एंड था वो प्रोटेस्ट का वो दिन। और क्या उस रात बातें हुई? कहाँ जुटे फिर? यही आपके रेलवे क्वार्टर में? नहीं, रेलवे क्वार्टर में नहीं रुके, क्योंकि हमेशा मेरे क्वार्टर के आसपास पुलिस रहती थी। हम जहाँ भी जाते थे हमारा पुलिस फॉलो करती थी हमें। तो हमारी एक जगह थी, वो भी शायद मैंने मेंशन, क्योंकि हमारे जो लॉयर थे उनके हमने वहाँ पे हम जो भी है मीटिंग करनी थी, तो वहाँ पे हमने जगह चूज़ किया और हम वहाँ पे मिले। तो हमने सोचा कि अब क्या, इतनी देर में ना हमारे जितना निजी सामान हमारे प्रोटेस्ट पे था, अभी 40 दिन में आदमी को क्या ज़रूरत नहीं होगी, तकिया, कंबल, लेटने के लिए जगह, हमारा जो भी मेन सामान था हमारा सभी तो पुलिस ने उठा लिया। उस सामान का आज तक भी नहीं पता हमें कहाँ है। जितना भी हमने इतने दिनों में जोड़ा था, थोड़ी बहुत सुविधाएं हमने वो फराटा जो होता है वो लगाए हुए थे। फराटा समझते हो? हाँ जी, मैं तो गाँव देहात का आदमी हूँ। बिल्कुल, जो समय था वो भरपूर गर्मी का और इतना भयानक गर्मी वाला समय था। फराटा देवियों और सज्जनों उस बड़े पंखे को कहते हैं जो आपने टेंट हाउस की आमद में देखा होगा, जो 2 चक्कर वाला होता है और शादी ब्याह में लगाते हैं, तो वो तेज़ी से घूमता है, इसलिए उसका नाम फर्राटा है। तो कुछ चीज़ें जो भी प्रोटेस्ट पे आते थे बेचारे लोग, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, कोई हमें 1000 रुपये दे के जाता था। जैसे हमने लगा रखा था एक वहाँ पे कि कोई भी आए ना उनका नाम वाम मेंशन कर लो कि उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट में सहयोग करा। क्योंकि प्रोटेस्ट में क्या नहीं लगता, आने जाने के लिए पानी लगता है, खाना लगता है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से बस में चढ़ के आ रहा है, ट्रेनों में आ रहा है, तो क्या कुछ नहीं लगता। तो हम अपनी तरफ से यूँ थे कि पानी का अरेंजमेंट, लंच का अरेंजमेंट करते थे। वो कैसे होता था, या तो कुछ निजी पॉकेट से जाता था या फिर जो लोग आते थे कोई कंट्रीब्यूशन 10,000 का करता था। बहुत सपोर्ट किया लोगों ने हमें उस तरीके में भी, क्योंकि सत्यपाल मलिक का 1100 रुपये 1100 हम सबको दे के गए, वो हमने उसमें जमा करवा दिए कि इससे काफ़ी दिन, कुछ दिन का फूड चलेगा, 2 दिन का, जितने भी दिन का। तो ऐसे करके फिर तो मीटिंग हुई फिर हुड्डा साहब के कैबिन में रात में। फिर मीटिंग हुई हमारी, तो हमने डिसाइड किया कि अभी तो कुछ बचा नहीं है, प्रोटेस्ट पे वापस जा नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से पैक, कि वापस से पहलवान यहाँ आके ना बैठ जाएं। मुश्किल से तो ये उठे हैं, यहाँ से डिटेन किया है इनको। तो फिर हमने सोचा कि अभी बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, या तो हम अनशन करेंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आमरण अनशन करेंगे, जब तक हमारी बात नहीं सुनवाई होगी हम भूखे बैठेंगे। और फिर सबने डिसाइड किया कि सबसे पहले मान सम्मान को लौटाते हैं, क्योंकि जिस दिन डिटेन किया ना। सबसे पहले ये विचार किसने दिया कि अपने मेडल बहा दें गंगा जी में?
ये मिला जुला विचार था, ये शायद विनेश के उससे पहले आया था। हाँ। और उससे पहले आया कि हम ये करते क्योंकि हमें ऐसा मान सम्मान नहीं चाहिए कि देश के लिए इतना नाम करने के बावजूद भी हमें जो है इस तरीके से घसीटा जा रहा है। उस दिन आप देखोगे नहीं, जिस दिन मेरे साथ ये घटना है ना, हाफ बाजू की मैंने टी शर्ट पहनी थी, मेरी टी शर्ट फटी हुई थी सारी और बॉडी पे इतने सारे स्क्रैचेस थे उनके, महिला कांस्टेबल्स के नेल्स के, हर यहाँ पे स्क्रैचेस, पूरे हाथ पे स्क्रैचेस, सब जगह। उसके बाद मेरा मेडिकल भी हुआ, जब उन्होंने हमें रात को वहाँ 7 बजे छोड़ा तो मेडिकल भी हुआ कि फिर मैंने दिखाया कि ये हुआ है। तो फिर हमने मीटिंग की और हमने डिसाइड किया कि हम गंगा में मेडल बहा देंगे। ऐसे सम्मान काम में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कोई गलत चीज़ की तो डिमांड हम कर ही नहीं रहे हैं कि भाई बस गलत है, हम बस अड़े पड़े हैं उस चीज़ पे। तो बस ये डिसाइड किया कि इन मेडलों को हम बहा देंगे और ऐसा मान बजरंग पुनिया का टोक्यो ओलंपिक का मेडल, आपका रियो ओलंपिक का, और विनेश फोगाट के वर्ल्ड चैंपियनशिप के 3 मेडल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के। फिर आप लोग हरिद्वार के लिए निकले? हरिद्वार के लिए निकले हम। कुछ तो हम दर्शकों के लिए छोड़ देंगे पढ़ने के लिए, बस 2 चीज़ें बता दीजिए इस चैप्टर से। बजरंग पुनिया को अमित शाह का फ़ोन आया। हाँ। क्या बात हुई फ़ोन पे? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने लिखा है कि उनको फ़ोन आया, वो अमित शाह से बात कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे 7:30 जैसा हमें सुनने में मिला, क्योंकि हाँ। बजरंग को जो है कुछ लोग लेके गए कि ऐसे ऐसे आपके बारे में बातचीत चल रही है, आप मेडलों को मत बहाओ और आपकी जो है सुनवाई हो रही है और मीटिंग चल रही है और तुरंत फैसला हो जाएगा। हम बड़े खुश थे कि फाइनली मेडल भी बच जाएंगे। आप लोग तब हरिद्वार में गंगा जी के घाट पे बैठ के रो रहे थे, क्योंकि हमें बोला था कि 7 बजे तक का वेट कर लो, मीटिंग चल रही है, आप 6 बजे तक का वेट कर लो, मीटिंग चल रही है एंड फैसला आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेडल बच जाएंगे, हमारा सुनवाई आज हो जाएगी, वो भी कितनी बड़ी बात है। तो बजरंग को लेकर के गए और ये बातचीत हुई कि ठीक है, आपकी सारी सुनवाई हो जाएगी, सारी बातें आपकी सुन ली जाएंगी, आप आ जाओ वापस। ये उन्होंने कहा? हाँ। किसने? अमित शाह ने कहा? ये एग्जैक्टली मैंने बुक में मेंशन किया है कि नहीं, आपने बुक में ये नहीं लिखा है कि किसका फोन। नहीं, आपने ये तो लिखा है कि while we were sitting there someone came and took Bajrang away saying Amit Shah wanted to talk to him। बाकी लोगों को कहा गया 7 बजे तक इंतजार करो, बजरंग और अमित शाह के बीच एक बड़ी मीटिंग चल रही है और फिर नरेश टिकैत आ जाते हैं। तो उस मीटिंग में क्या हुआ ये किताब में नहीं। हाँ, ये मुझे आइडिया नहीं है, ये शायद जब बजरंग शायद आया तो ये हुआ कि हाँ शायद सब ठीक हो जाएगा और आप मेडल को मत बहाओ। तो इतने में फिर नरेश टिकैत आ जाते हैं और वो हमारे मेडल्स को ले लेते हैं। हालांकि वहाँ पे हमें यूँ लगा कि हमारे साथ शायद धोखा हुआ है, क्योंकि अगर हम कुछ देर चलने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें धोखा हुआ। कार में बैठते ना, पता है कैसा हुआ? क्या हुआ? मतलब आपको पता नहीं था नरेश टिकैत आ रहे हैं? क्योंकि आपने लिखा कि नरेश टिकैत के बारे में हमने सुना कि उन्होंने पहले भी कई बार सरकार को अपने आंदोलन बेच दिए, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। हाँ, जैसे कि आंदोलन जो है उन्होंने, जैसे कई सुनने में आया था कि आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। तो हमें कुछ देर गाड़ी में बैठ के चलने में समझ में आया कि गलत हो गया और इतना गिल्ट हुआ ना सौरभ जी, मैं बता नहीं सकती कि खिलवाड़ हो गया हमारे साथ, कि जो प्रक्रिया हम करने जा रहे थे वो बीच में रोक दी गई। और यहाँ से क्योंकि लोगों के मन में परसेप्शन आ गया, हमारे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए कि यहाँ पे आए तो कोई सरकार का आदमी आए या कोई वहाँ से आए, लेकिन नरेश टिकैत ने क्यों मेडल्स लिए? आपको किसी ने बोला ना आप लोगों को नरेश टिकैत को मेडल देने के लिए, या उन्होंने वो पगड़ी खोली और आप लोगों ने रख दी अपने आप? देखो, कोचेस भी थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि हमारे जो मेडल्स हैं वो गंगा में जाएं। कोचेस को पता है कितना स्ट्रगल लगता है एक एथलीट को वहाँ तक पहुँच के मेडल लेने के लिए। और अवार्ड मनी एक तरफ है, लेकिन वो जो तगमा है वो जब साथ रहता है ना, तो उसकी भावनाएं वो हरे रिबन वाला, जैसा आपने लिखा भी है कि बाकी सारे सिल्की रिबन वाले मेडल एक तरफ और ओलंपिक मेडल वाला एक तरफ, तो वो उसकी जो फीलिंग और वो जो हाथ में होता है वो तो अलग ही है। तो कोई कोचेस नहीं चाह रहा था कि हम ये करें। पहले हमने डिसाइड किया था हम किसी को बिना बताए जाएंगे, लेकिन हमें होप थी कि अगर बताएंगे तो शायद कोई ना कोई जो है हमारी बात सुनने के लिए रेडी हो जाएगा कि खिलाड़ी इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो अपना मान सम्मान को बहा रहे हैं, तो हमें शायद बात सुन लेनी चाहिए। फिर हमने बता के हम ट्वीट करके गए। तो
फिर उन्होंने मेडल्स ले लिए, कोचिज़ ने भी पता नहीं क्या हुआ एकदम से इतना अगर हम वहाँ मेडल बहा भी देते ना तो वहाँ दंगे हो जाने थे, क्योंकि इतने पता नहीं वो नरेश टिकैत जी के आदमी थे या किन के आदमी थे, तो बहुत सारे लोगों ने हमें घेर लिया था कि हम गंगा की तरफ ना जाएं। अच्छा। हाँ, कि गंगा की तरफ हम ना जाएं, मेडलों को ना बाएं। फिर वो इतनी भीड़ में कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब मैं बता रही हूँ ना, इतना वो हो गया कि हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। ये फिर आप लोगों को किसने आके कहा जब आप लोग कार में बैठे थे कि आपको टिकैत साहब के साथ उनके फार्म हाउस पे जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पे आप लोग बोले भी नहीं कुछ? क्योंकि हमने कुछ गंगा से कुछ देर चलने के बाद हमने अपनी गाड़ियाँ रोकी और बजरंग, दिनेश, हमारे जितने भी हम थे, हमने बातचीत की कि ये तो खेल हो गया अपने साथ, कोई हमारी बात नहीं सुनने वाला, ये तो सिर्फ एक अपना ये चीज़ रुकवाने के लिए। आपको लग रहा है नरेश टिकैत को सरकार ने भेजा था? देखो इस चीज़ का मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमें वहाँ यूँ लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि आपने लिखा है किताब में, later people would tell us that Tikait, for all his image of confronting the government, had a history of selling out movements he had been part of and he had done the same to us. हाँ, हो सकता है ये बिल्कुल, मतलब भेजा होगा कि क्योंकि गंगा के नज़दीक, हरिद्वार के नज़दीक सबसे ज़्यादा घर उनका नज़दीक पड़ता है। अगर दिल्ली से कोई जाता तो इतने तो हम गंगा में मेडल बहा चुके होते। तो फिर हमें यूँ लगा कि हमने कुछ देर आगे जाके गाड़ी को रोका और बड़ा यूँ आगे धोखा हो गया बहुत बड़ा, कुछ नहीं होने वाला, कोई सुनवाई नहीं होने वाली। अगर सुनवाई होती तो तुरंत न्यूज़ में निकल जाता कि हमने बच्चों को रोक लिया है। बजरंग को क्या कहा देश के गृह मंत्री ने? बजरंग ने बताया होगा ना आप लोगों को? हाँ, भाई यही कि आप लोग आ जाओ और हम आपकी सारी बातें सुनने के लिए रेडी हैं, यही बातें। और कितनी बातें हो सकती हैं फ़ोन कॉल पे। तो हमने वो जैसे तैसे करके वो मेडल्स को दे दिया। फिर जैसा मैं बताई कुछ दूरी चल के हमने वहाँ गाड़ियों को रोका और हमें लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कुछ जो हमारे शुभ चिंतक थे उन्होंने बताया कि गलत हो गया मूवमेंट, धोखा हुआ है, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी बातें, क्योंकि बहुत सारे वैसे भी तो जुड़े हुए थे हमारे साथ प्रोटेस्ट पे। हम तो बच्चे हैं, नादान थे, ऐसे तो है नहीं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रखे थे, लेकिन कुछ जो हमारे शुभ चिंतक थे, कुछ जो हमें शुरुआत से प्रोटेस्ट पे सपोर्ट करे थे, उन्होंने बताया कि गलत हो गया। फिर हमने सोचा अब क्या कर सकते हैं, हम ना वापस जा सकते ना हमारे पास हमारे मेडल्स हैं। तो फिर आपने किताब में आगे लिखा है कि वो मेडल अभी आपने वापस, मेडल आ गया आपके पास? हाँ, वो तो आ गया, तो बहुत पहले से लिखनी स्टार्ट हुई थी किताब। हाँ, क्योंकि किताब पढ़ के हमें लगा कि अभी ये साक्षी के पास वापस मेडल नहीं आया। वो क्या बजरंग के घर पे रखा था? बजरंग के घर पे पहुंच गए थे सारे मेडल। फिर मैं ले लिया था। हाँ, क्योंकि किताब में ये नहीं है कि मैं बजरंग के घर से ले आया। जब ये पहला जब ये मैं लिखवा रही थी तो जो ये तकरीबन ये साल पहले की बात होगी, साल से भी पहले की बात है ये, आई थिंक। तो फिर तो हमने, क्योंकि वो प्रोटेस्ट के नज़दीक का टाइम था, तो बजरंग के पास थे मेडल्स, तो फिर मैंने ले लिया था वो। तो ये तो साक्षी मलिक के एक दुखी दिन की कहानी है जो हम सुन रहे थे, पर कहानी तो सोफिया की है। आप बता रही थी ना कि जब वो महिला कांस्टेबल पकड़ रहे थे तो मुझे आपकी पहली रूममेट अनीता शिवरान ध्यान आ रही थी। वो भी पुलिस में, मधुबन में उनकी भी ट्रेनिंग हुई, उन्होंने पहलवान बनना चुना। पर उससे भी पहले ध्यान आया जब आपका शरीर फूल के डबल हो गया था बच्चे के तौर पे, क्योंकि किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था, है, और पिताजी ने किसी तरह किराए की टैक्सी करके लेके भागे, 1 महीना रखा दिल्ली में। कितने साल की थी तब आप? मैं तकरीबन हाँ इतने से की थी, मतलब चलना भी स्टार्ट नहीं हुआ, मुझे ध्यान ही नहीं है, सुना है बस। हाँ बस। क्या दादी ने बताया, चंद्रावली देवी जी ने? हाँ, दादी ने बताया, मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था बेटा, पता नहीं तेरे को तो कैसे ही किस्मत थी कि तू बच्ची गई, वरना इस सिचुएशन में कोई बच्चा नहीं बचता। और सडन क्या हो, देखो बचाना होता है ना भगवान को, तो वही बात है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर ही देता है। मैं गाँव में रहती थी दादी के पास, और गाँव से रोहतक का टाइम तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है। तो दादी वैसे ही मोखरा से, तो वैसे ही नॉर्मली मम्मी पापा के पास आई थी मुझे मिलवाने के लिए। और मेरी मम्मी जब मुझे कडल कर रही थी, मेरे लाड कर रही थी, तो वो देखा कि पूछी मेरी दादी से कि माँ ये क्या हो गया इसके? तो दादी बोली अभी तक तो ठीक थी, शायद कोई कीड़ा वीड़ा ने काट लिया होगा। बस खिलाते रहे। घंटे भर में मेरी बॉडी फूल के जो है एक इतना सा बच्चा, और वो फूल के डबल हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा फूल गई कि गाड़ी की सीट, क्योंकि उस टाइम तो कितनी गाड़ी में टैक्सी कितनी होती थी छोटी छोटी, पिछली सीट पे आना मेरा मुश्किल हो गया था। फिर पापा फटाफट से रोहतक लेके गए, वो तो मेरे को स्कूटर पे ही ले गए। जब तक तो मेरी बॉडी फूल ही रही थी, तो डॉक्टर ने बताया कि दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं है, ये क्या हो गया एकदम से बच्चे को।
तो फिर पापा ने कोई टैक्सी किसी की गाड़ी ली और फटाफट दिल्ली लेके गए। फिर डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा जहरीला कीड़ा काट गया इसको, अगर आप थोड़ा बहुत 1 घंटा भी लेट हो जाते ना तो ये नहीं बचने वाली थी। फिर गर्दन पे कट लगा दिया और 1 महीना में लगातार हॉस्पिटल में रही। मम्मी बताती थी, दादी बताती थी कि इतना कट था और रोज़ उसमें कॉटन डालते थे, रोज़ निकालते थे क्योंकि वो पट्टी करनी पड़ती थी ना। तो बस वो 1 महीना तक यही प्रक्रिया चलती रही। मतलब वो मैं पता नहीं कैसे मरती मरती बची हूँ शायद। भगवान ने लिखा था कि ओलंपिक मेडल जीतना है, देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो इसीलिए बचा लिया भगवान ने। आप तो जी अपनी दादी के बारे में बताओ, वो बड़ी फाइटर महिला लग रही थी पढ़ के इसको। है हरियाणा की जो पुरानी सासू माँ और वो होती थी, वो कितनी स्ट्रिक्ट होती थी। बहुत। वो खाने के लिए नहीं देना, सिर्फ अपने बेटे बेटे को खाने के लिए देना, बहुओं को टॉर्चर करना। अच्छा? सुना होगा आपने ज़रूर। पुरानी वाली जो सास वगैरह होती थी वो मतलब बहुत यूँ होती थी कि स्ट्रिक्ट, बहुओं को टॉर्चर करती थी। लेकिन मेरी दादी ना टोटली अपोजिट थी। मतलब अपनी बहुओं को पहले रखना, उनके लिए खुद खाना बनाना। वो उठती भी नहीं थी, नौकरी पे जा रही तो उनके लिए नाश्ता बना देना। हाँ, वो नहीं, गांव में थी जब तो नौकरी पे नहीं जा रहे थे। नहीं, मतलब जो आपकी माता जी तो आंगनवाड़ी में लेकिन रोहतक में ना जब गांव में आती थी, जब हाँ। तो वो छुट्टियों के टाइम पे ही आती थी, तो उनसे पहले उठ करके साफ सफाई करना स्टार्ट कर देना। यूँ नहीं है कि बहुओं को टॉर्चर करना। तो हर तरीके में उनका व्यवहार बहुत अलग था। कभी मेरे में और मेरे में डिफरेंस नहीं समझा, बल्कि मुझे बढ़ के रखा कि ये लड़की है तो नहीं, मेरे को तो पोता चाहिए, पोता ज़्यादा, क्योंकि ये भी सुना होगा कि पोता ज़्यादा पसंद करते। अरे वो तो हरियाणा का जेंडर रेशियो खराब था ही, वो तो सब हाँ, जानते कि हैं। पोता चाहिए भाई हमको, तो पोता होना चाहिए हमारा। तो राखी किसको बांधेंगी बहनें हैं? हाँ ना, बहनें तो दूर की बात है, पहले पोता चाहिए उनको। कि बहन हो चाहे ना हो, उनसे कोई नहीं था। लेकिन अब भी बहुत माइंडसेट चेंज हो गया। लेकिन पहले की जो महिलाएं थी वो ये सोचती थी कि हमें तो पोता चाहिए भाई, तो ऐसा नहीं था। लेकिन मेरी दादी तो मुझे ही पोता समझती थी, मुझे ही पोती समझती थी। तो मुझे तो उन्होंने बचपन में बहुत लाड प्यार से रखा। और मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना प्रेम मैंने मेरी दादी से किया है ना, मैंने आज तक किसी से भी नहीं किया है। इसीलिए तो आपने अपनी किताब उनको समर्पित हाँ, समर्पित की। और अगर लाइफ का एक आप बोलोगे कि एक चीज़ आप अगर करना चाहो या एक चीज़ का दुख आपको क्या है, तो वही है कि जब मैं इंटरनेशनल हो रही थी और सामने मेडल नहीं जीत, दादी के सामने एक भी मेडल मैं जीत नहीं पाई। उनके गले में पहना देती, कितनी खुश होती। मैं पहना देती, बस क्या ही बताऊँ, मैं तो उनके लिए सब कुछ कर देती। जो मेरे लिए वो थी ना, वो कोई भी नहीं हो सकता। मतलब आज भी याद करती हूँ तो मुझे वो सेम भाव आता है, बचपन के दिन याद आते हैं, मेरी दादी याद आती है। और ये भी स्टोरी इसमें मेंशन होगी कि ना मुझे बहुत चिढ़ाते थे। मतलब मेरा इतना लगाव था कि कोई भी मुझे मजाक करता था, तेरी दादी मर गई, तेरी दादी नहीं रही इस दुनिया में। और मैं रोने लगती थी कि क्यों बोल रहे हो ऐसा, मुझे चिढ़ाने के लिए। लाइक चिढ़ाने के लिए नहीं बोलते थे, क्योंकि दादी के साथ इतना अटैचमेंट, इसको बोल दो। तो फिर बड़ा रुलाते थे, बड़ा चिढ़ाते थे लोग। तो फिर सडनली एक दिन ऐसा ही हुआ कि दादी नहीं थे। मैं शहर में आ गई थी। मैं 3-4 साल तक दादी के पास रही। फिर तो मुझे शहर में लेके आ गए थे, क्योंकि स्कूलिंग थी, घर वाले रोहतक में थे, तो गांव में कब तक छोड़ते। तो फिर सडन ऐसा हुआ, तो वो दिन मुझे हमेशा विश्वास हो जाता था कि हाँ कहीं दादी ना आ रही हो। और लेकिन उस दिन विश्वास नहीं हुआ, जिस दिन वो सच्ची में नहीं रही। तो उस दिन बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन मैं घर पहुंची गांव में, तो बहुत सारे लोग बैठे थे बगड़ में। बगड़ बोलते हैं हमारे, जैसे खुला एरिया होता है वैसे घर में घुसने से पहले। जब मुझे समझ में आ गया, हाँ हुक्का पीते हैं वो बगड़ में बैठ के, और फिर अंदर जाके थोड़ा घर होता है, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब नहीं रहे। फिर तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे, नहीं दादी तो बस वैसे ही नीचे लेटा रखी है, बेहोश है, ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी मेरे को बहकाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लेकिन जब मैं समझ गई, जब मैंने मेरे पापा को रोते हुए देखा, क्योंकि मैंने मेरे पापा को आज तक। आपको किसने मारा उस दिन? हाँ, आपको थप्पड़ भी तो मारा मेरे साहू जी ने। मैं बोल रही थी कि मुझे दादी के साथ जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, बस मुझे दादी के साथ जाना है, दादी के साथ रहना है। क्योंकि जब भी मैं, जैसे मुझे शहर में लेके गए थे, तो मैं सैटरडे संडे हमेशा मुझे गांव में लेके आते थे कि चलो सैटरडे संडे वीकेंड है, बजाज चेतक पे बैठ के। हाँ, बजाज चेतक पे बैठ करके। तो वो टाइम बड़ा जब ही निकल जाता था। हाँ, फिर ये होता था कि हाँ लाल ट्रैक्टर गिनते रहो, गांव पहुंच गए। सर आपने जो बारीकी से नोटिस किया है ना कि कौन जीतेगा गांव तक पहुंचते पहुंचते, तो फिर वो सैटरडे संडे बड़ा जल्दी से निकल जाता था। लेकिन
फिर मुझे यूँ था कि नहीं, फिर मैं मतलब छोड़ नहीं रही थी। जैसे जब दादी को लेके जा रहे थे कंधों पे, तो मैं पैरों में चिपट गई थी कि नहीं मुझे साथ जाना है। लड़कियां बेटियां जाती नहीं हैं, तो मुझे थप्पड़ मार के साइड में कर दिया, क्योंकि मैं मान ही नहीं रही थी। एक बच्चा जब इतना जिद्दी हो जाए, इतना एक चीज़ पे अड़ जाए, तो फिर तो समझ में आ ही गया था। फिर तो धीरे धीरे गाँव जाना थोड़ा कम हो गया। दादाजी शहर में आ गए हमारे पास, तो बस फिर यही था स्टोरी सारा। सीरियस हो गया बहुत। अब स्कूल चलते हैं आपके, डीएवी रोहतक है। कैसे बोला आपने मैडम को वॉशरूम जाना था तो? हाँ तो 3-4 साल गांव में बच्चों के साथ खेलना, जोड़ पे जाना, नहर में जाना, क्योंकि गांव में तो जब कपड़े धोने जाते हैं तो जो लेडीज़ हैं वो तासड़े में डाल कर जोड़ पर लत्ते धोने जाया करती। हाँ। यूँ नहीं है कि घर घर में पानी आता था। हाँ। तो अपना तसड़ा भरा, 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे करे और जोड़ पर चले गए। वहाँ कपड़े धोते थे, वहाँ खेलना बच्चों के साथ, कभी इधर निकल गए, कभी घेर में निकल गए, घेर भी बोलते हैं, कभी खेतों में निकल गए। तो यूं ही था मतलब पूरा। और कभी दादाजी तरबूज ले आए। हाँ, तरबूज ले आए, जब शाम तक खाया। हाँ, तरबूज ले आए, तो सबको ऐसे होता था ये इतना तरबूज एक साथ कैसे खा जाती है। तो मेरा बहुत मतलब फेवरेट था। और दादाजी हमेशा बाहर जाते थे तो मेरे लिए मतलब तरबूज ले करके आते थे। तो बिल्कुल। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, अब आपका डीएवी रोहतक में दाखिला हुआ। हाँ, फिर शहर में ले आए डीएवी रोहतक में। और क्या, जैसे वो वॉशरूम जाने के लिए क्या पूछती थी, तो जैसा माहौल था वैसा मैंने सीखा था गांव में। हाँ। स्कूल में भी चली जाती थी किसी के भी साथ। हरियाणवी मेरा पूरा लैंग्वेज थी। शरारती भी थी बचपन में बहुत ज़्यादा। फिर सडनली स्कूल में ले आया और मुझे आपको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। हाँ। मेरे पेरेंट्स ने क्योंकि उनको ये था कि अच्छी स्कूलिंग देनी है बच्चे को, इसलिए मुझे शहर में ले करके आए। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। और मेरा वही नेचर, खेलना कूदना, शरारती। तो जैसे इंग्लिश मीडियम में तो यही पूछेंगे, मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, मैम मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो लेकिन ना, मैडम मैं अभी तो मुझे शर्म मुँह आऊँ, मैडम मैं पानी पिया हूँ। मतलब इस तरीके के जो हरियाणा में मतलब गांव में। हाँ, यही हमारी ज़बान है भाई। हाँ, तो इस तरीके से बोलते। तो मैडम इतना शॉक्ड हो जाती थी कि क्या बोल रही है ये। तो फिर पेरेंट्स मीटिंग में बताया कि ये कैसी लैंग्वेज बोलती है, इसको थोड़ा समझाओ और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। फिर धीरे धीरे यूज्ड टू हुई। थोड़ा जैसे पढ़ना शुरू किया, उस चीज़ में मतलब घुलना मिलना स्टार्ट किया। वहाँ की जो बच्चे थे उनसे बातचीत हुई, तो धीरे धीरे फिर लैंग्वेज में जो है सुधार आ गया। और फिर तो मैं एडजस्ट होना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे भाषा को लेके चक्कर रहा जो बहुत बात तक है। मैं वो प्रसंग पढ़ रहा था जब आप रियो ओलंपिक में पोडियम पे चढ़ रही हैं और जापान की रेसलर से हिंदी अंग्रेजी में बात कर रही हैं। हाँ। तो क्योंकि बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनको मतलब प्रॉपर इंग्लिश आती है। जैसे यूएस हुआ, इंग्लैंड हुआ, या फिर कनाडा। सबको अपनी अपनी भाषा है, सबका काम चल रहा है। वो इस चीज़ को लेके यूँ भी नहीं फील करते शायद कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। नहीं, हमें इंडियंस को बड़ा यूँ लगता है इंग्लिश नहीं आती, बाहर जाके कैसा फील होगा। हाँ। लेकिन आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा, लेकिन और किसी कंट्री को ऐसे शायद फील नहीं होगा अपनी लैंग्वेज बोलने में। बिल्कुल। हमें ऐसा होगा कि एयरपोर्ट पे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लेगा, एयर होस्टेस कुछ इंग्लिश में पूछ लेगी, तो हमें बड़ा शाय होगा, अभी जवाब कैसे दें यार, इन्होंने तो इंग्लिश में पूछ लिया, ना समझ में आया तो हम ये कैसे कहें कि हमको तो समझ में नहीं आया। लेकिन बाहर वाले लोगों को ऐसा नहीं है। ऐसे ही सेम कैनेडियन हुई या फिर यूरोप की कोई कंट्री हुई, तो हम ऐसे ही इशारों में बात करते थे। मैंने जैसे इसमें भी मेंशन किया, जो मेरे पोडियम पे जो मेडलिस्ट लड़की थी, गोल्ड मेडलिस्ट, तो उसको मैंने समझाने की कोशिश की कि मेरा ड्रीम था ये तेरे साथ पोडियम शेयर करना क्योंकि तू कभी मैच नहीं आ रही है। हाँ, कि तू कभी मैच नहीं आ रही। और 4 बार लगातार ओलंपिक चैंपियन, मायने रखता है। मतलब हमारे यहाँ तो 1 मेडल आना कितना मुश्किल हो जाता है, और 4 ओलंपिक से लगातार। ट्रेनिंग भी तो देखिए। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि हम उनसे ट्रेनिंग कम करते हैं या जो टेक्निक, क्योंकि आपने बड़ी जोर देके किताब में लिखा है कि उनका टेक्निक पे बड़ा जोर था। वो टेक्निकल ज़्यादा होती है। हाँ। जापानीज लड़कियाँ टेक्निकल होती हैं, लेकिन यूँ नहीं है कि हमें वो टेक्निक्स नहीं आती, लेकिन
मैच क्यों नहीं हो पा रहा वो नहीं समझ में आता। जैसे अब की बार भी ओलंपिक्स में लाइक 50 वाली में तो चलो विनेश ने उसको हरा दिया था, वरना वो चैंपियन लड़की 76 में चैंपियन बनी है, 62 में चैंपियन बनी है लड़की, 57 में चैंपियन। तो जापानीज ज़्यादा, मतलब अगर देखे जाए तो ज़्यादातर मेडल्स जापानीज लड़की के होते हैं ओलंपिक में, चैंपियंस होती है। तो पता नहीं, और दिखने में ऐसे लगती है बिल्कुल नाजुक सी, प्यारी सी। कोई अगर नॉर्मल ड्रेस पहन ले तो बता भी नहीं सकता कि पहलवान है। तो आएंगे ये ड्रेस वाले पे भी आएंगे, क्योंकि आपने अलग से बॉडी इश्यूज पे एक चैप्टर लिखा है। कैसे रहते थे अमीर लोग? चीज़ खाते थे, क्या करते थे? हाँ, जैसे मैंने बताया डीएवी स्कूल में डाल दिया। हाँ। गांव में किसी को पता है चीज़ क्या होगा? हाँ। तो गांव में तो अपना सीधा बाजरे की रोटी, चूल्हे पर रोटी बना दी। हाँ। उस पर दादी ने घी धर कर दे दिया और खा लिया। हाँ। चटनी बना दी कुंडी में, चूल्हे पर रोटी पो दी और वो बना के और खा ली, दे दी। तो हमारा तो यही था खाना। फिर सडनली जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दी, लंच लेके जाते थे सब। तो मुझे तो पता ही नहीं था ये स्क्वायर क्या होता है। मेरा इतना मन होता था कि ये क्या चीज़ है, ये मुझे भी खानी है, ये क्या है। और ये भी लगता था कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, इसीलिए तो हमारे पास नहीं है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। कोई चीज़ लेके आ रहा है, कोई चोकोज लेके आ रहा है, कोई अलग अलग प्रकार की रोल्स लेके आ रहा है, तो सैंडविचेस लेके आ रहा है। हमारी मम्मी तो सीधा रोटी अचार और रोटी चटनी रोटी सब्जी दे देती थी टिफिन में। तो वो ही बड़ा लगता था। वो उनकी फैंसी सी बैग होता था, बोटल्स होती थी, टिफ़िन बॉक्स होता था। तो यूँ लगता था कि मतलब मेरे पास भी ये सब होना चाहिए। और स्कूल में मुझे आज भी याद है कि वो लड़कियां बहुत ऐसे ही तराती थी, बात भी नहीं करती थी ढंग से। जो टॉप 2-3 लड़कियां रहती थी जो क्लास में मेरे। और यूँ लगता है कि देख साक्षी, क्या समय था ना वो, कि उन लड़कियों को बोलने तक भी, बात करने में भी कितना मतलब मेरे को यूँ होता था। और वो मुझसे को ऐसे कर दिया ऐसे कि क्या है। और आज वही लड़कियां कि उनको कोई जान नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रहा, और मेरा नाम है, मुझे सब जानते हैं। लेकिन नितिका ने अभी तक आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया। हाँ, तो मैं अभी भी देखती हूँ। जरा ये नितिका की कहानी सुनाइए आप। मेरे को अभी भी जैसे पोस्ट आगे आती है ना फेसबुक वगैरह पे, तो वो मैम स्कूल की मेमोरी आपको पता है सबसे शार्प, भुलाई नहीं भूलती। कॉलेजेस की भी चलो मेमोरी भूल जाते हैं, अभी जो हाल फिलहाल हमारे साथ हो रहा है वो भी भूल जाते हैं, लेकिन स्कूल की मेमोरी बहुत। क्योंकि जब मैंने स्कूल चेंज किया ना, तो काफी सालों तक वो डीएवी के सपने आते रहे कि अभी मैं डीएवी स्कूल में जा रहा हूं। नहीं आते थे क्योंकि उस टाइम पे मेरे कुश्ती में ज्यादा सीरियस हो गई थी। स्टार्टिंग तो मैंने वहीं से कर दी थी डीएवी, लेकिन मैं कुश्ती में ज्यादा सीरियस हो गई थी फिर। तो मुझे लगता है कि जो लड़की मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्लास मॉनिटर रहती थी, उसकी मम्मी खुद क्लास में प्रिंसिपल थी, मतलब स्कूल की प्रिंसिपल नहीं टीचर थी, तो वो बोलना ही पसंद नहीं करती थी। और आज तो मेरा इतना नाम है, मैंने हर चीज़ के लिए, अच्छाई के लिए फ़ाइट किए, महिलाओं के लिए फ़ाइट किए, देश के लिए मेडल्स जीते, और अभी भी इस चीज़ का क्या करती है ये नितिका जी? आई डोंट नो, फेसबुक पे मैं पोस्ट देख लेती हूँ, मुझे नहीं आइडिया अभी क्या। हाँ जी। नहीं, पर आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी में देवी जी बाकायदा जिक्र किया है, देयर वाज वन गर्ल नेम्ड नितिका हुज अप्रूवल आई क्रेव्ड द मोस्ट. She was the daughter of so and so. I tried to be friendly with her. She will talk down to me even after I won the bronze. उसने मुझे फॉलो नहीं किया। मैं उसकी सोशल मीडिया चेक करती हूँ और सोचती हूँ मुझे फॉलो क्यों नहीं करती। हाँ, कि अभी तो मैंने इतना नाम कर लिया है, स्कूल में तो बड़ा ही चलो इतराती थी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मैंने इतना नाम किया है तो फॉलो करके कम से कम ये तो हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने उसके बाद फॉलो किया स्कूल में। बहुत सारे लड़कों ने रीच आउट किया, बात की कि हम ऐसे ऐसे स्कूल में साथ पढ़ते थे, साक्षी आपको ध्यान है। बहुतों की कांग्रेचुलेशंस आए। फिर मुझे याद है, हाँ, उस लड़के का आया बधाई जिसको आपने पेंसिल भोंकी थी। नहीं, वो बहुत छोटी सी की बात थी। उसके बाद तो सब लिखी हुई है, तो दूसरे दर्जे में आप पढ़ती थी, तो फिर वो नाम तो नहीं होगा ना लड़के का? हाँ, वो तो आपने लिखा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। वो तो बहुत छोटे क्लास की बच्चे की बात थी। क्या किया था? कुछ नहीं, वो लड़ाई झगड़ा चल रहा था और वो पेंसिल वो दी, तो मैंने बोला कि मैडम इसने मेरी कड़ में पेंसिल चलो दी। तो मतलब ऐसे हरियाणवी में। हाँ। तो वो तो स्टार्टिंग की बात है, जब आई मैं नर्सरी में हुई, फर्स्ट सेकंड में, तो ये उस टाइम की बात है सारी। कितनों के तो बाल नोचे। मैं बड़ी शरारती थी, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो बदलाव देखा है ना, कि एक बच्चा इतना शरारती, मतलब इतना शरारती, हर चीज़ में ही शरारती, कोई चीज़ ही नहीं बची जिसमें पैसे भी चुराए। पैसे भी चुरा लिए स्कूल बैग से।
और भाई के साथ वीडियो गेम भी खेलने भाई गए? के साथ घर से पैसे चुरा लिए, भाई के साथ वीडियो गेम खेल लिए। ये क्या करके पापा कि ने तंज से आया? पापा ने पिटाई की कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। मैं कभी कुछ झूठ बोलती, कभी कुछ झूठ बोलती, समझ थी नहीं। लेकिन जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है ना, आप आज यकीन नहीं मानो, मतलब कि अगर आज मैं आपसे कभी 100 रुपीज़ उधार लूँगी ना, तो मुझे इतना ही होगा कि जल्दी से लौटा, 1 घंटे में लौटा, आधे घंटे में लौटा, नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो वो इतना चेंज मैंने अपने जीवन में जो देखा है ना, मतलब कि कहाँ तू किस तरीके की शरारती और थी, और अभी जो मेरा व्यवहार है ना वो टोटली अपोजिट है। मैं मतलब ना झगड़ा करती हूँ, ना लड़ाई करती हूँ, ना मैं आर्ग्यूमेंट में बिलीव रखती हूँ, ना मैं किसी को आज तक शायद मैंने मारा होगा, बचपन को छोड़ के, वो 2-3 3rd 2nd क्लास तक के। उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई। फिर मैं कुश्ती में एंटर हुई। कुश्ती में एंटर करने के बाद तो स्पोर्ट्स में और उसमें तो ये ग्राफ चलता गया, लेकिन मेरी जो सुधार था वो मतलब बहुत चेंज हुआ। चलिए मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका नाम तो सोफिया था, ये आपके भाई साहब को कोई लड़की पसंद आई तो नाम साक्षी कैसे हो गया? तो ये स्टोरी मम्मी बताती थी कि बढ़िया सोफिया नाम था, मेरे को बड़ा पसंद है सोफिया, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत प्यारा नाम है। हाँ तो लेकिन मेरा भाई सडन आके बोलता है कि नहीं साक्षी करो इसका नाम। मेरी क्लास में एक लड़की है साक्षी, मुझे चलती साक्षी करो इसका नाम। तो फिर 5th क्लास में जो है मेरे पेरेंट्स ने जो है फिर वो नाम चेंज करके सोफिया से साक्षी करवा दिया। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं स्टेडियम, मिलते हैं कोच ईश्वर दहिया। पहले जिम्नास्ट बनने गई? हाँ, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई करे, जैसा कि मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। कोई भी स्पोर्ट्स पीरियड एक्टिविटी होती थी तो मुझे पार्ट लेना होता था। फिर नियर बाय स्टेडियम मिला तो मुझे यूँ था कि कोई ना कोई स्पोर्ट चूज़ करना है। जिम्नास्टिक ट्राई की वहाँ कुछ। उसके पहले 800 मीटर की दौड़ की? हाँ दौड़ की हो तो स्कूल में ही पार्टिसिपेट कर लिया था मैंने। स्कूल का कोई इवेंट था, दौड़ में मैंने पार्ट लिया। शॉर्ट पुट ट्राई किया, खो खो ट्राई किया, जिम्नास्टिक करके देखा, वो मज़ा नहीं बना। हाँ, जब वो एक हॉल के अंदर रेसलिंग मैट पे जो बच्चे ट्रेनिंग करते हुए लाल नीला पीला, उसने मुझे क्या अट्रैक्ट किया। बस मैंने, जब तक मुझे स्पोर्ट्स का नाम नहीं पता था कि उसको रेसलिंग बोलते हैं, मैंने ये बोला कि मुझे ये गेम करना है, यूं उंगली करके। कितने साल की थी आप? मैं 12 साल की, तकरीबन 12 साल की थी। तो मुझे यूँ हुआ कि मुझे ये गेम करना है। फिर बोले पेरेंट्स ठीक है, पेरेंट्स ने तो हमेशा सपोर्ट ही किया कि ठीक है। फिर मैं उस गेम में डाल दी, धीरे धीरे पता चला कि ये रेसलिंग है। फिर पापा ने बताया दादा भी खेलते थे मिट्टी में गांव में शौकिया तौर पे। तो फिर तो रेसलिंग में जब मैं घुसी तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। पर ईश्वर दहिया ने कहा कि दाव वाव बाद में सिखाएंगे, पहले खड़े होना सीखो। हाँ, क्योंकि मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जल्दी से सिखाओ कि कैसे लड़ते हैं, कैसे झुक के कुश्ती करते हैं, कैसे अपोनेंट को उठा के पटकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा लर्न करने की, मतलब सीखने की बहुत ज़्यादा यूँ थी कि जल्दी से सीख जाऊँ। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि एक प्रक्रिया होती है। तो बस फिर सर ने बोला नहीं, पहले फिजिकल फिट हो, पहले कुश्ती का स्टांस सीखो, फिर आपको मैं मूवमेंट सिखाऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा। फिर मुझे याद है कि मैं काफ़ी महीनों तक बस वो स्टांस ही करती रहती थी, आती स्टांस करती रहती, 2 घंटे स्टांस करके वापस घर चली जाती। तो ये प्रक्रिया है धीरे धीरे कुश्ती सीखने की। यूँ नहीं है कि जाओ डायरेक्ट मैट पे जाके पटक दो किसी को। प्रॉपर स्टांस सीखना पड़ता है, बॉडी को फिट करना पड़ता है, बाएं पाँव पे वजन डाल के हाँ, पूरा बाएं एक पैर पे प्रॉपर वजन डालना पड़ता है, फिजिकल फिट करना पड़ता है अपने आप को। क्योंकि कोई सडनली जाके उठा के पटक देगा तो पता नहीं कहाँ से ट्विस्ट हो जाएगा, कहाँ से हाथ मुड़ जाएगा, कहाँ से नी ट्विस्ट हो जाएगा। तो बस फिर वो प्रक्रिया है कि पहले फिजिकल फिट करते हैं धीरे धीरे, देन वो स्पोर्ट्स की स्किल्स सिखाते हैं। डबल लेग टेक डाउन सिखाएंगे। हाँ, तो पहले खड़े होना सीख जाओ। हाँ जी, हाँ। अच्छा, जरा पहली कुश्ती बताइए अपनी। आप खड़ी हैं मैट पे, सामने छोटी हैं। छोटी नाम था? हाँ, छोटी नाम था। बस मैंने शुरुआत की थी और उसने भी लगभग तभी शुरुआत की थी। लेकिन पहली कुश्ती में उसने मुझे हरा लिया। वो स्टेडियम में ही थी कुश्ती जहाँ पे। और आप रोने लगी कि अब घर जाके क्या जवाब दूंगी। ये आज पहली कुश्ती थी, उसी में ही हार गई। हालांकि कुछ समय नहीं हुआ था ट्रेनिंग करते हुए। बस फिर तो मतलब दुख लगा कि कर रही और घर वालों ने इतने ट्रस्ट करके डाला इस गेम में, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो मैं उससे हारी। फिर आगे जाके मैंने वो हराई भी लड़की।
वो आपकी पहली जीत थी। वो मेरी पहली जीत थी। पर 6 मिनट बाद आप फिर रो रही थी क्योंकि दूसरी कुश्ती हार गई। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि 2-3 साल लगते हैं, ज़्यादा ही लगते हैं भले। हाँ। 3-4 साल एक लेवल पे पहुंचने के लिए, अपना स्टैंड बनाने के लिए, कैडेट लेवल पे, जूनियर लेवल पे। यूँ नहीं है कि आपने कुश्ती शुरू की और आप 2 महीने में, 6 महीने में आप स्टेट चैम्पियन बन जाओगे, आप नेशनल चैम्पियन बन जाओगे। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है उस चीज़ में ढलने के लिए, वो चीज़ सीखने के लिए। तो बस फिर वो स्टेट में, मेरा स्कूल स्टेट थी, वो उसमें मेरा सिल्वर आया। फर्स्ट वाले को स्कूल नेशनल्स भेज रहे थे, तो बस फिर मैं रोई। फिर तो मतलब फिर तो माता जी की अलग टेंशन, इसके कान फूल गोभी जैसे हो जाएंगे। हाँ, घर शुरुआत में जैसे मम्मी बोलती थी कि कान नहीं टूटने चाहिए बेटा, मतलब ऐसे फिर लोग बोलेंगे कैसे कान हो गए और ये वो है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि मम्मी ने तो देखा था, शायद सुना था कि पहलवानों के कान टूट जाते हैं। तो इस चीज़ का मेरा बड़ा ध्यान रखा गया। कभी भी टूटते थे तो सिकाई विकाई सब प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता था। इसीलिए वो कॉलीफ्लावर ईयर्स नहीं है मेरे, हैं टूटे हुए हैं पर वो बिग कॉलीफ्लावर ईयर्स नहीं है। और पढ़ाई पे बड़ा जोर था। पढ़ाई पे बड़ा जोर था। अच्छा, अभी एक बात बताइए, पेज 49 पे आपने लिखा है, मैं बाकी पहलवानों की तरह नहीं हूँ जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, और वो कैसे हो। ज़्यादातर ने ना कभी पढ़ाई की ना परीक्षा दी, उनमें से ज़्यादातर किसी तरह साक्षर हैं। जब उन्हें एग्ज़ाम पास करना होता है तो वो किसी और लड़की से पेपर लिखवा लेती हैं या टेस्ट टेकर्स की सहायता लेती हैं। हाँ, ऐसा ये क्या है? जैसे बहुत पहलवानी ना बहुत मुश्किल खेल है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, बहुत ताकत लगती है, बहुत थकान होती है। तो मोस्टली क्या करती हैं कि खुद तो ट्रेनिंग पे फोकस करती है और अपने जो एग्ज़ाम्स वो हैं वो अपनी बहन पे या अपने किसी और रिलेटिव्स पे दिलवा लेती हैं। ये करती हैं कि हाँ, अभी भी करती हैं? ये हो जाता है नॉर्मल कॉलेजेस में। इतना कोई आइडेंटिटी कार्ड चेक नहीं होता, तो ये हो जाता है नॉर्मली कि मेरे नाम पे पेपर दे आए भाई और मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैंने तो तैयारी ही नहीं की। तो कर लेती थी ऐसी लड़कियाँ। लेकिन जब मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बहुत थकान हो जाती थी, मुझे सुबह 4 बजे उठना और फिर 2-2 सेशन ट्रेनिंग करना, स्कूल ट्यूशन, 8 किलोमीटर साइकिल, और फिर बड़ा थकान हो जाती। तो मैं एक दिन बोली मम्मी को कि मुझे या तो रेसलिंग करा लो या पढ़ाई करा लो। और रेसलिंग में मेरा इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा बैठ गया था। मम्मी बोली ठीक है पढ़ाई कर ले, रेसलिंग छोड़ दे। मैंने दोनों कर लूँगी। मैं नहीं दोनों चीज़ें कर लूँगी मैं। फिर बस वो दिन और आज का दिन है, मैं कभी ये नहीं बोला कि मुझे पढ़ाई करवा लो या स्पोर्ट्स करा लो। लेकिन इस चीज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे पेरेंट्स का कि उन्होंने मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाई, और पढ़ाई का बहुत मुझे अपने जीवन में फ़ायदा हुआ। नॉलेज इज़ पावर। और मैंने जो है मास्टर्स किया है इन फ़िज़िकल एजुकेशन, और वो सब मैंने जो है एग्ज़ाम्स अपने आप से दिए हैं। तो बस यही है, मोस्टली यूँ है कि एग्ज़ाम्स किसी और पे दिलाते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने खुद अपने एग्ज़ाम्स दिए और जो है नॉलेज ग्रहण की। आपने माता पिता का जिक्र किया, खूब संघर्ष किया आपके माता पिता ने, लेकिन एक बार आपका और उनका बड़ा संघर्ष हुआ। आपकी सत्यव्रत से शादी हो, इसके लिए ज़रा वो कहानी बता दीजिए, उसमें बहुत ट्विस्ट हैं। हाँ, तो क्या होता है जैसे मैंने 8th क्लास में वैश पब्लिक स्कूल मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि डीएवी स्कूल काफ़ी दूर पड़ता था और स्कूल बस जो है 6 बजे आ जाती थी और मुझे ट्रेनिंग भी करनी थी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने स्कूल चेंज कर लिया। तो उसके बाद मेरा और सत्यव्रत का स्कूल सेम हो गया। हालांकि जब मुझे नहीं पता था, फिर धीरे धीरे करके जो है मेरी अचीवमेंट्स आना स्टार्ट हुई। वो 1 साल सीनियर थे? मैं 1 साल सीनियर। आप 1 साल सीनियर थी, सॉरी। हाँ, तो फिर मेरी अचीवमेंट थोड़ी जल्दी आ गई क्योंकि लड़कियों में कंपटीशन कम था उस समय पे। लड़कों पे तो कभी से ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा है मतलब इंडिया में लड़के बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो रेशो इक्वल है, बराबर लड़के लड़कियां कुश्ती करते हैं, लेकिन उस समय पे लड़के बहुत ज़्यादा करते थे, लड़कियां गिनी चुनी कुश्ती करती थी। तो मेरे को अवार्ड मिल रहा था, तो वो देख रहे थे कि हाँ मेरे स्कूल में भी एक पहलवान लड़की है जो पहलवानी करती है। वो भी खुद प्रोफेशनल रेसलिंग कर रहे थे, पापा अर्जुन अवार्ड ही ओलंपियन है, तो वो भी उनको पहलवान बनाना चाहते थे अपने से भी बढ़ चढ़ करके। तो जब तो नहीं हमारे में ऐसी कोई बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, इंटरनेशनल जाना स्टार्ट किया, तो बातचीत होना स्टार्ट हो गया। फिर कन्वर्सेशन हुई कि हम सेम स्कूल में हैं, हम सेम सिटी में हैं, हमारा घर जो है 10-15 मिनट की दूरी पे है। तो ऐसे करके बातचीत होना हमारी स्टार्ट हो गई। फिर
मुझे हमेशा से यूँ था कि मुझे इस चक्रों में नहीं पड़ना है, मेरा फोकस सिर्फ कुश्ती पे है। फेसबुक पे हाय लौटाने में 6 महीने लग गए। हाँ बस नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं कोई कुश्ती करनी है, कुश्ती करनी है और कुश्ती करनी है। अगर मैं इन चीज़ों में पड़ जाऊंगी तो मेरा फोकस हट जाएगा। क्योंकि सुनने में आता था कि जिन लड़कियों के ऐसे बॉयफ्रेंड बना लेती है ना, तो उनका जो है टारगेट जो है वो उससे मिस हो जाती है। तो या तो कुश्ती हो पाएगी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में पड़ जाओ। तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि नहीं, मैं ऐसी प्रकार की लड़की नहीं हूँ, मुझे तो कुश्ती करनी है। तो बस यूँ था कि नॉर्मल बातचीत कर लेते थे। फिर धीरे धीरे जाके बातचीत ऐसे ही बढ़ना स्टार्ट हुई। तो उन्होंने बोला कि मतलब आगे फ्रेंडशिप के लिए या शादी के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं। थोड़ा विस्तार से बताइए। वो होटल से निकले, चॉकलेट खाने गए, तो वो तो ठंड बहुत थी, डरते डरते फिर भाग आए। ये आप मेन पार्ट स्किप कर दे रही हैं। नहीं, इतनी क्यूट लव स्टोरी आपकी। हाँ, वो पूरा मतलब बहुत लंबी स्टोरी है। जैसे फिर बातचीत होना स्टार्ट हुई हमारी, और हम यूएस में थे पहले। इंटरनेशनल टूर्नामेंट था देवशुल, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है यूएस में। और वहाँ पे किसी का गोल्ड मेडल नहीं आया था लड़कियों का आज तक। तो वो बोला कि ठीक है, तो तू गोल्ड मेडल आने पे आइसक्रीम खिला देगी या मिल लेगी मेरे से एक बार। तो मैं बोली कि ठीक है, क्योंकि बातचीत होते काफ़ी समय हो गया था। तो मुझे तो लगा कि गोल्ड मेडल कहाँ से आने वाला है। चल हाँ मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं खिला दूंगी, गोल्ड मेडल आ जाएगा तो मैं एक आइसक्रीम एज ए ट्रीट खिला दूंगी। वो मेरा गोल्ड मेडल आ गया वहाँ पे। बताइए साहब। क्योंकि आज तक किसी का भी नहीं आया था। जो मेरी सीनियर्स रही हैं, इतनी अच्छी रेसलर्स रही हैं, उनका भी कभी नहीं आया। हाँ। और फिर मेरा गोल्ड मेडल आया। तो बोला कमिटमेंट तो कमिटमेंट होती है, आइसक्रीम तो खिलानी पड़ेगी। तो मैंने मेरी जो रूममेट थी उनको झूठ बोल करके कि मैं कुछ जा रही हूँ, कुछ मुझे सामान चाहिए, तो मैं बाहर जाके फिर मैंने आइसक्रीम खिलाई। और मैं तो बड़ी शाय, मैं पहली बार किसी लड़के को ऐसे आमने सामने मिल रही हूँ जिससे मैं बातचीत कर रही हूँ। तो मैं बड़ी शर्माई हुई, ऐसे मैं नज़र भी मिला नहीं रही हूँ। तो बस आइसक्रीम पूरी भी नहीं ख़त्म हुई और डर था कि कोई देख ना ले। आजकल तो इतना डर नहीं है, आजकल तो फ्रैंकली सब खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन वो 2014 10 साल पहले तो कुछ और था। आज लोगों का नज़रिया कुछ और है, माइंडसेट कुछ और है। आज लड़का लड़की खड़े होकर इजीली बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय अगर किसी लड़का लड़की ने खड़े होकर बात कर ली तो वो पाप है, वो अपराध है। नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। तो मैं बोली नहीं, कोई देख लेगा, मैं जा रही हूँ। आइसक्रीम की बात थी, आइसक्रीम हो गई, अब मैं जा रही हूँ। फिर बस ऐसे ही बातचीत बढ़ना स्टार्ट किया। फिर शादी तक की अप्रोच की कि मैं ना ऐसे किसी से ऐसे नहीं होंगी, मैं जिससे बातचीत करूँगी ना, मेरे यूँ है मेरे मन में कि मैं फिर शादी कर लूँगी उससे, यूँ नहीं है कि ये बॉयफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड। तो बोला ठीक है। तो उसने फिर मेरी दादी का और मम्मी का जो है गोत्र पूछा, जो हमारे हरियाणा में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है एक शादी के लिए। पहले तो उसने भी यूँ नहीं है कि सीधा ही मतलब बिना सोचे समझे कर दिया। तो फिर मैंने गोत्र बताया अपनी दादी का और अपनी मम्मी का। तो लकीली हमारे गोत्र नहीं मिलते थे। फिर उसने बोल दिया कि हाँ अब मैं शादी कर लूँगा। मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था कि मैं अपने समाज के विरुद्ध ना जाऊँ, कुछ भी गलत स्टेप ना उठाऊँ। और फिर गोत्र हमारे नहीं मिले तो फिर मैंने भी बोल दिया था ठीक है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है। पेरेंट्स भी काफ़ी ठीक थे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। उस समय पे सत्यव्रत काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। भारत केसरी थे, यूथ ओलंपिक के मेडलिस्ट थे, एशियन चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट थे। मतलब मेरे से काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट थी उनकी उस समय पे। तो घर वाले भी ठीक थे। उन्होंने घर वालों ने फिर 1-2 बार लंच पे भी बुलाया। हमारा जैसे लंच पे बातचीत हुई तो मम्मी बोली कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ट्रेनिंग करो। फिर भाई की शादी में बुलाया 2015 में, फैब 2015 में हुई थी। तो वो भी मम्मी ने खुद इन्वाइट किया। तो उनको भी बहुत ही लगता था कि भारत केसरी बन रहा है। तो वो भी बड़ी खुश होती थी कि हाँ भारत केसरी बन गया। मतलब भारत का सबसे बड़ा पहलवान को भारत केसरी बोलते हैं। काफ़ी टाइटल है उनके पास भारत केसरी के। तो फिर सडन जो है फिर हमारी बातचीत ऐसे ही कंटिन्यू रही। हम अपना ट्रेनिंग करते रहे। हमारा और गर्लफ्रेंड लड़का लड़की के लिए ऐसा नहीं था कि मिलना है, रिस्ट्रिक्शन है। वरना तो ये होते हैं नहीं तुझे यहाँ नहीं जाना, तुझे ये नहीं करना। नहीं होता ऐसे रिस्ट्रिक्शन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। हमारा ऐसा कुछ नहीं था दोनों को, क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग करनी थी, कुछ बनना था, मुझे भी ट्रेनिंग करनी थी, ओलंपिक्स में जाना था। तो बस ऐसी प्रक्रिया चलती रही। तो मैं भी घर वालों को बोली कि ठीक है जैसे क्वालिफाई हो गया या इस ओलंपिक्स के बाद, चाहे मैं ओलंपिक्स में मेडल जीतूँ ना जीतूँ, क्वालिफाई या ना हो, इस ओलंपिक्स के बाद जो है हमारी शादी कर देना। क्योंकि उनका खुद का अखाड़ा था, मेरा भी यूँ था कि साथ में ट्रेनिंग हो जाएगी, साथ में हम ट्रेन कर लेंगे।
एक साथ इंटरनेशनल तो जाते ही हैं, बाहर कहीं खड़े होकर बात करते हैं तो लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। शादी हो जाएगी फिर तो साथ ट्रेनिंग करेंगे, साथ टूर्नामेंट खेलेंगे, तो फिर कोई सवाल उठाने वाला नहीं रहेगा। तो फिर ओलंपिक्स से मेडल आने के बाद सडन घर वालों ने मना कर दिया, पता नहीं क्यों। उनकी माताजी ने टीका कर दिया आपका? हाँ, जैसे जो सत्यव्रत की माँ है उन्होंने मतलब यूँ टीका कर दिया, क्योंकि बातचीत ऑलरेडी कंफर्म थी, उनकी तरफ से भी आ गई। सत्यव्रत ने भी अपने घर बता रखा था, मैंने अपने घर बता रखा था, तो माँ को यूँ हुआ कि ठीक है एक्सेप्टेबल, सब एक दूसरे को एक्सेप्ट तो किया हुआ है, तो उन्होंने टीका कर दिया माँ ने मेरे, तो टीका कर दिया। तो फिर वो मेरी मम्मी को पसंद नहीं आया कि मुझे रीज़न शायद ये लगता है कि उनको ये लगता है, क्योंकि कोई पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा, वो सोचेंगे कि वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहे। तो उनको ये होगा कि कहीं शादी के बाद मेरी बच्ची को रोक ना लें, कहीं को उसको स्पोर्ट्स ना खिलाएं, कहीं इसको और आगे ना बढ़ने दें। तो ये करके उन्होंने बोला नहीं, और शायद उनको यूँ लगा कि अब इसके पास और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो मैंने बोला कि जब सत्यव्रत ने मुझे पसंद किया था, जब तुम, मेरा लेवल तो इतना था ही नहीं जितना सत्यव्रत को लोग जानते थे, तो अभी ये क्या है कि कमिटमेंट होने के बाद मेरा नाम ऊपर हो गया, तो अब मैं अपनी कमिटमेंट से मुकर जाऊँ, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो गई, तो अभी मैं अपनी कमिटमेंट से मुकर जाऊँ, या आप लोग मुकर जाओ, या तो आपने एग्री क्यों किया था उस चीज़ को? उस समय जब मैंने सत्यव्रत से मिलवाया आपको, आप मना कर देते कि नहीं बेटा आपको नहीं बातचीत करनी, आपको अपना गेम करना है। तो मैं तो ऐसी लड़की तो थी नहीं कि नहीं मैं तो भाग जाऊंगी, ये कर लूँगी, नहीं, मैं बड़ी शांत। तो फिर वो बाद में शायद उनको लगा कि शायद बच्ची को आगे ना खेलने दिया जाए, या इसके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इसलिए फिर उन्होंने सत्यव्रत से शादी के लिए मना कर दिया था। फिर मैंने बोला नहीं मम्मी ऐसा नहीं, मतलब वही होनी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट हुए। हाँ। उन्होंने कहा भी आपसे कि तुम्हें शर्म नहीं आती है। कमिटमेंट तो कमिटमेंट होती है। फिर मैंने बोला नहीं मम्मी, जैसे आपने कमिटमेंट की हुई है तो इस कमिटमेंट से पीछे मत हटो, क्योंकि उनके पूरे घर वालों को पता है, हमारी बातचीत हुई है। अभी कितना बुरा लगेगा कि मैं अभी छोड़ रही हूँ एक ओलंपिक मेडल आने के बाद, क्या ही तुक रह जाएगा, मतलब मेरी कोई डिग्निटी, कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। तो बस इस चीज़ के बारे में झगड़ा हुआ। फिर एंड ऑफ द डे में घर वालों ने मतलब माना ही, शादी भी हुई मेरी 2017 में। उसके पहले कमरे में बंद करना, आपने पेपर में लीक कराई खबर एंगेजमेंट की, वो सब नहीं बताएंगी? हाँ वो तो बुक में ही, अभी तो मैं पूरा स्टोरी बताने लगूंगी तो वही बात है, इस बुक को लिखने में 1.5 साल लगा पूरा। हाँ जी। तो वो डिटेलिंग बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है भाई इस लव स्टोरी में। है BMW की चाबी लेने गए और खाना नहीं खा रहे। हाँ, खाना घर वालों को लगा भाग गई क्या, कहाँ चली गई? हाँ, घर वालों ने मना कर दिया था ना, फिर मेरा खाने पीने को मन हट गया था कि नहीं, ऐसे अपनी कमिटमेंट से नहीं मुकर सकते हो, जो बात है वो बात है। सारा रियो का मैकडी का बर्गर बराबर हो गया। हाँ, रियो का मैकडी का बर्गर वापस से ही वेट मेरा वापस से ही 58 किलोग्राम आ गया था। ये देखिए रूममेट्स का जिक्र आ रहा था, आपको लगता था कि आपकी एक रूममेट के ऊपर भूत आ गया है? भूत आ गया नहीं, साइबेरिया में हुआ था ये, रशिया में हुआ था। हाँ रशिया में, साइबेरिया में, वो जो गेम्स में गई थी आप, फ्रेंड्स ऑफ एशिया, चिल्ड्रन ऑफ एशिया, रशिया, याकुत्सुक, वो साइबेरिया में है जी। हाँ, तो वो मैं इस साल और गई थी, उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था, क्योंकि उनके गेम्स की मैं इकलौती ओलंपिक मेडलिस्ट थी। अब की बार उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया मुझे, तो उस गेम्स की एक अलग से ही अपनी मेमोरी है। तो पहली विदेश यात्रा, वो ठप्पा, वो ठप्पा और फ्लाइट में बैठने का क्रेज़, क्योंकि मेरा सपना था फ्लाइट में बैठना। तो बस उसको वहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी रूममेट को, उसको दौरे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भूत बोलेंगे, कोई बीमारी हो गई थी उसको, क्योंकि बच्चे थे हम, मैं होंगी उस टाइम पे मात्र 17-18 साल की होंगी, 16-17 साल की, पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो भी बड़ा अजीबोगरीब टूर्नामेंट रहा, अच्छा भी रहा, गोल्ड मेडल आया हमारा। और गोल्ड मेडल की रात में अस्पताल में बैठे हैं। हाँ, अस्पताल में बैठे हैं, उसको पता नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी उस समय पे, फिट आते थे कुछ इस तरीके से। तो अब मैं पहुंच गया हूँ चैप्टर 7 पे, टाइटल है ब्रजभूषण। लेकिन ब्रजभूषण के चैप्टर में और आगे के कई चैप्टर्स में एक चीज़ का जिक्र आएगा, वो है कि आपकी रूममेट, क्योंकि जो आपका एक बहुत ही गंभीर आरोप है सेक्सुअल अब्यूज़ का ब्रजभूषण शरण सिंह पे, उसमें भी
जो कोर्ट में जो आपका मजिस्ट्रेट सामने बयान हुआ उसमें भी इस बात की तस्दीक हुई कि आपने जाते ही अपनी रूममेट को बताया था। रूममेट्स का क्या रोल रहता है, जिनको आपने लिखा कि जो बड़ी दीदी लोग थे, जो कि आप कैडेट रहते हुए ही नेशनल कैंप में जाने लगे थे? हाँ देखो, रोल तो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर अच्छा पार्टनर, अच्छा रूममेट मिलेगा तो वही उसी तरीके की समझ होगी, उसी तरीके की शिक्षा मिलेगी, उसी तरीके की वो ट्रेनिंग बताएंगे। अगर गलत संगत होगी तो गलत असर पड़ेगा। तो मेरी रूममेट अनीता थी, जिसका मैंने नाम भी मेंशन किया होगा। तो ये वही अनीता है जो फेडरेशन का इलेक्शन प्रेसिडेंट का लड़ी थी। काफ़ी अच्छा व्यवहार उनका, काफ़ी अच्छे नेचर की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे हैं वो, रेसलिंग में भी वैसे भी। तो वो थी मेरे रूममेट। जैसा ही इंसिडेंट हुआ फिर मैंने उनको बताया, और कोई चारा ही नहीं था उनको बताने के अलावा। पेरेंट्स को बताया, मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वैसे आवाज़ नहीं उठा सकते थे, वो भी मैंने मेंशन किया कि आवाज़ उठा दे तो शायद मुझे वहीं ख़त्म कर देता, मैं आपके सामने एज ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बैठी होती। तो इसीलिए उस समय चुप रहना समझा और अपने करियर के ऊपर फोकस करना समझा। तो बस सब ने मुझे यही समझाया, रूममेट ने भी, मम्मी ने भी, कि ठीक है शांत रहते हैं। अगर, क्योंकि सबको पता था कि पावरफुल इंसान है, पहले भी बहुत सारे चार्जेस हैं उसके ऊपर। और मतलब डर था कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो मेरा करियर तो यही खत्म हो जाएगा। आपको बंदर बोलते थे, मेरी बंदर। हाँ, तो मतलब इस तरीके का वो बोलते भी थे। जब लालच भी देते थे फ़ोन करके कि क्या लालच? कि मैं सप्लीमेंट्स दिला दूंगा या स्पॉन्सर करा दूंगा या तुझे बहुत ऊपर तक लेकर के जाऊंगा। लाइक लालच देना कि मैं उससे फेवर करूं और वो मुझे लालच दे। लेकिन घर वालों ने कभी किसी चीज़ की कमी छोड़ी ही नहीं कि मुझे उसके लालच लेना पड़ेगा। जैसे तैसे करके मैं उस सिचुएशन से बाहर निकली। उसको भी ये समझ में आया कि मेरी तरफ से बिग नो है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ में। वो आपकी माता जी को भी फ़ोन किया करते थे? हाँ, कि बात करा दीजिए और ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या बात करते थे? वही सेम, कैसी रही ट्रेनिंग, क्या किया ट्रेनिंग में, और क्या चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, यही सारी बातें। और फिर वो दिन आता है जब धीरेन्द्र प्रताप सिंह आके आपसे कहते हैं कि ब्रजभूषण ने अपने कमरे में बुलाया। हाँ, उन्होंने, वो फिजियो थे, उन्होंने बोला कि आपको प्रेसिडेंट बुला रहे हैं रूम में। तो फिर मैं गई और उन्होंने पहले मुझे पेरेंट्स से बात कराया, मम्मी से बात करवाई, क्योंकि नंबर तो उनके पास ऑलरेडी था ही। तो उन्होंने बात कराई मेरी कि आपकी गोल्ड आया है, बहुत बढ़िया खेली और ये वो। फिर फ़ोन रखने के बाद उन्होंने जो है, जैसा कि मैंने स्टोरी में एक्सप्लेन किया है, कि हैरेसमेंट करने की कोशिश की, लेकिन मैं रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। उनको धक्का देके, उनको पुश करके। उनको ये लगा कि नहीं, ये ऐसी लड़की है ही नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी बात संभालने के लिए बोला एज अ फादर, लाइक अ फादर करके, कि नहीं, फादर की तरह, पापा जैसे। हाँ, जो आपने किताब में लिखा। हाँ। तो फिर क्योंकि इंटेंशन गलत थी और पहले ही से ही सुनने में आ गया था कि नॉट अ गुड मैन, बहुत पहले से ही समझ में आ गया था। क्योंकि सीनियर्स ने बता दिया था कि किस तरीके के हैं ये प्रेसिडेंट। तो डर तो था ही मन में। फिर मैं आ गई थी वहाँ से। फिर मुझे इस चीज़ से उभरने में 3 से 4 साल लगे, क्योंकि उसी के बीच में कुश्ती करना, ट्रायल्स देना, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जाना। अब हम आते हैं ओलंपिक जाने की कहानी पे, चैप्टर 12। पर उसके पहले ये जरा ACL और MCL, मिनिस्कस हैं, ये जो 2 हैं, बाएं घुटने की थी जो बार बार टूटती थी, या दाएं की? लेफ्ट, बाएं की ना। हाँ। और डॉक्टर दिनेश पारदीवाला, जिनका नाम हमने अभी विनेश के केस में भी सुना, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, स्पोर्ट्स डॉक्टर जी। तो बस ओलंपिक्स में जाने से पहले 2014 में, जैसा कि मैं मेंशन कर रही हूँ कि रेसलिंग ऐसा खेल है कि इंजरी हो ही जाती है, कई बार सीरियस इंजरी हो जाती है, ऑपरेशन तक जाना पड़ता है। तो 2014 में मैं को इंजरी हुआ और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर पारदीवाला से। JSW जो हैं वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं आज भी, JSW जिंदल स्टील वर्क्स। जी। तो उनकी सहायता, हाँ जी, उन्होंने मेरी लाइफ जर्नी में बहुत हेल्प किया, क्योंकि इतना फाइनेंशियली नहीं था कि मैं 3-4 लाख रुपए लगाऊं अपने ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने जो है
स्पॉन्सर किया, मेरे ऑपरेशन का खर्चा उठाया। पार्डीवाला सर को जब जैसे मैंने 2014 में दिखाया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा वरना पूरा नी ख़राब हो जाएगा। और मुझे यूँ था कि अगर ऑपरेशन हो गया तो मैं रिकवर कैसे करूँगी, कम बैक कैसे करूँगी। मेरा तो अभी सपना अधूरा है, मुझे तो ओलंपिक्स में जाना है, मेडल जीतना है। सर ने इतनी प्यार से इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बेटा फुटबॉलर हैं ऐसे ऐसे जिनके पास ACL है ही नहीं, फुल्ली टीयर ACL, फिर भी फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का वर्क तो ज़्यादातर नी से ही होता है, फिर भी वो फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। उन्होंने बहुत मेरा माइंड प्रिपेयर किया। फिर मैंने फाइनली मन बनाया कि हाँ मुझे ऑपरेशन करवाना है। फिर मैंने ऑपरेशन कराया, मैंने वापस से कम बैक किया, नेशनल में गोल्ड मेडल जीता। तो वो जब ऑपरेशन का समय था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो फिर बस सपना था। उसके बाद काफ़ी वापस रिकवरी कर ली थी और बस दिन रात मैनिफेस्ट करती थी, दिन रात सोचती थी कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है, मैं पोडियम पे हूँ, देश का तिरंगा ऊपर जा रहा है, हाथ में मेरे। सत्यव्रत ने आपको द सीक्रेट किताब दी थी। द सीक्रेट उनका सबसे बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में कि सत्यव्रत ने मुझे सिखाया, बताया कि द सीक्रेट सुन ले और द सीक्रेट पढ़ ले, बहुत हेल्प करेगा तेरे उसमें। से रन कर रही हूँ एग्जैक्टली जो मैंने मैनिफेस्ट किया था ना, सेम वो कि वो एग्जैक्ट सेम वैसा ही हुआ। वैसे आपके मैनिफेस्ट करने से पहले ईश्वर दहिया ने भी आपसे ये कहा था, आपके पेरेंट्स से। वो अकेले इकलौते कोच थे जिन्होंने मुझे बोला था, किसी को उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तेरे अंदर ओलंपिक मेडल दिखता है। हाँ, पता नहीं क्या, मैं शुरुआत में मेरे को स्टांस तक बनाना नहीं आता था रेसलिंग का। तब तो जीत भी नहीं रही थी शुरू में। जीत नहीं रही थी और स्टांस भी नहीं बनाना आता था। जो शुरुआत का एक पोज होता है हमारे रेसलिंग का, वो भी नहीं बनाना आता था। तभी उन्होंने पता नहीं क्या उन्होंने मेरे अंदर देखा, मेरा जुनून देखा, डेडिकेशन देखा, तो तब उन्होंने बोला कि मुझे तेरे अंदर ओलंपिक मेडल दिखता है। तो आपने गीता फोगाट को हराया नेशनल ट्रायल्स में और वो गीता फोगाट की आखिरी कुश्ती थी। ट्रायल दोबारा क्यों करवाया गया? गीता फोगाट वाला ट्रायल दोबारा नहीं करवाया गया। I was informed by the coaches that there was to be another trial just in my weight category. एक ट्रायल में आप भेजी गई, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। वो ये वो नहीं है, वो नहीं है ये। फिर ये तीसरा ट्रायल जो हुआ, मैं बताती हूँ ये क्या है। जैसे अच्छा, ये तो एक दूसरी पहलवान थी जिनका आपने नाम नहीं लिखा है, आपने लिखा है कि प्रेसिडेंट उनको फेवर करते थे। मैं बताती हूँ उनको क्या है वो स्टोरी। ट्रायल्स हुई, मैं अपने वेट कैटेगरी में फर्स्ट आ गई। तो रूल्स ये, सेकंड गीता दीदी थे। रूल्स ये बोलता है कि फर्स्ट वाला जो है पहला और थर्ड क्वालिफिकेशन खेलेगा, जो सेकंड आया है वेट कैटेगरी में वो सेकंड क्वालिफिकेशन खेलेगा इंटरनेशनल, मतलब मौका दिया जाएगा उसको बाहर क्वालिफाई करने का। तो मैं पहला टूर्नामेंट गई, मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ। दूसरे में गीता दीदी गए, उनका नहीं क्वालिफाई हुआ। थर्ड में मैं गई, मेरा क्वालिफाई हो गया। लेकिन थर्ड में जाने से पहले ये बात है बुल्गारिया की, जो तीसरी लड़की को मेरे वेट में भेजा गया बाहर, जबकि किसी वेट में और तीसरी लड़की को नहीं भेजा गया। और मुझे बोला जाता है कि जो थर्ड चांस है ना वो उस लड़की को दिया गया। अंकारा में होना था जो तीसरा थर्ड वाला, थर्ड क्वालिफिकेशन जो टर्की में हुआ था। हाँ वही अंकारा, वही। अच्छा, अंकारा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने बोला कि मेरे वेट में क्यों ट्रायल्स, जबकि मैं इंडिया में जीत करके फर्स्ट आई हूँ। जो रूल्स था, मुझे फर्स्ट क्वालिफिकेशन मिला, गीता दीदी को सेकंड मिला, थर्ड में तो मेरा चांस है। थर्ड वाली तो किसी लड़की को नहीं लाया गया बाहर। तो फिर कोचेस बताते हैं, कुलदीप मलिक कोच से, हाँ मैंने पूछा मेरी ट्रायल्स क्यों, तो बोले ऊपर से आदेश आया है कि आपकी ट्रायल्स होंगे। अभी कोचेस क्या ही कर लेंगे, जैसा कि सबको पता है ब्रिजभूषण के आगे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता था उस समय पे। तो फिर मेरी ट्रायल्स ली, लकीली मैं वहाँ जीत गई। 3 किलो से पटक दिया। हाँ, वरना तो कोई तुक ही नहीं बनता था वहाँ पे ट्रायल्स लेने का। बाहर जाके इंडियन ट्रायल्स का क्या ही मतलब हुआ। तो फिर मुझे लगता था कि ब्रिजभूषण उसकी फेवर करता है, इसीलिए बाहर जाकर भी ट्रायल्स हुई, क्योंकि मैंने तो मना कर दिया था। इसीलिए मेरे शायद वो रंजिश निकालने के लिए इतने मेन टूर्नामेंट से क्वालिफिकेशन के 4 दिन पहले कौन ट्रायल कराता है। 4 दिन बाद टर्की में क्वालिफिकेशन होना है, उससे 4 दिन पहले बुल्गारिया में ट्रायल करा रहे हो। एक बंदा 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर कैसे वेट कंट्रोल करेगा बार बार। और फिर आप जाते हैं क्वालिफायर के लिए। हाँ, फिर मैं क्वालिफाई के लिए जाती हूँ और लकीली वो लास्ट क्वालिफिकेशन होता है वर्ल्ड का, और उसमें मेरा क्वालिफाई हो जाता है। वो भी क्लोज रहा मैच। वो तो यूँ था कि वेट में टॉप 2 को मौका मिलेगा ओलंपिक्स में जाने के लिए, और जो चाइना के साथ था वो सेमीफाइनल था, वो हार जाती तो ओलंपिक साथ से चला जाता।
वो मैच बहुत ही क्लोज था, 10-10 से 10 मेरे थे, 10 चाइना की लड़की के थे, लेकिन मेरा मूव बड़ा था, 4 का मूव था, इसलिए वो मैच जीती। हो गई वो मैच बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि हारो तो कुछ जब घड़ी धीमे चलने लगती है, आपने लिखा है। जब जीत रहे होते हैं ना, जब तो घड़ी धीमे चलती है, और जब हार रहे होते हैं ना, जब पॉइंट कवर करना था, जब घड़ी फास्ट चलने लग जाती है, तो देखो कितना बड़ा खेल होता है ये दिमाग। डबल लेग टेक डाउन ने बचाया, डबल हमेशा वही बचाया, हमेशा उसी अटैक ने मुझे बचाया। इस वाले में भी डबल टेक डाउन ने बचाया, ओलंपिक्स वाले में भी डबल टेक डाउन ने बचाया, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए थे, उसमें भी डबल टेक डाउन ने मुझे बचाया। लास्ट आपका जो मेडल रहा। नाइस। फिर आप टॉप स्कीम में शामिल कर ली गई, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम से काफ़ी फ़ायदा होता है एथलीट्स को? बिल्कुल होता है फ़ायदा, ये तो ट्रेनिंग बेहतर, बहुत अच्छा। ये जो है, ये जो टॉप्स जो है चलाया गया, इंडिया के एथलीट्स को जो है स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बाहर ट्रेनिंग के लिए उनको मौका मिलता है। जैसे कुछ जो किसी कंपनी से स्पॉन्सर नहीं है, उनको टॉप्स से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो वही बात है, एथलीट को तो जितना सपोर्ट करो उतना ही कम है, क्योंकि एक बाहर ट्रेनिंग करने जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है और कोई अपनी पॉकेट से अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये टॉप्स बहुत हेल्प करता था इस चीज़ में, बाहर ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए और सारी चीज़ें। विनेश फोगाट आपकी अच्छी दोस्त थी ना? अभी भी है। क्योंकि आपने उनके कहने पे उनकी छोटी बहन संगीता को अपना ट्रेनिंग पार्टनर बनाया। रूममेट भी थी आपकी। रूममेट भी थी। पर आपने शिकायत लिखी कि भाई मैं बहुत साफ सुथरी रहती हूँ, विनेश अपने जूते कहीं फेंक देती है, बिस्तर कहीं फेंक देती है। नहीं, विनेश भी साफ सुथरी, मतलब यूँ है ना, साफ सुथरी नहीं, मेरे को ओसीडी की प्रॉब्लम है। अच्छा। जैसे ये बोतल अगर यूँ होगी ना, अरे यार यूँ नहीं, इसकी जगह ये है, मेरे को ये बड़ी दिक्कत है। मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ से बड़े परेशान रहते हैं कि क्या हो गया, चीज़ थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है। तो वो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि चीज़ प्रॉपर तरीके से जगह पे होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए। सफाई नहीं आती ओसीडी में, आपने देखा होगा कितना वो, अगर चीज़ थोड़ी सी टेढ़ी है तो उसको जब तक वो सीधी नहीं होगी ना, मेरी नज़र उसी पे रहेगी कि ये जो मेरी चीज़ है इसको टेढ़ा क्यों कर रखा है, इसको सीधा करो। तो और ये सब करते कराते पहुँच गए रियो। हाँ जी। खिड़की पे टंग गया तिरंगा। खिड़की पे टंग गया तिरंगा। वो पूरी बिल्डिंग जो है इंडिया की थी, वो हम नीचे खड़े होकर देख रहे थे कि फाइनली हम ओलंपिक्स में हैं। और लिफ्ट में मिल गई सानिया मिर्जा। हाँ, वो ट्रेनिंग के दौरान, जब उस दिन तो रात को 2 बजे हम पहुंचे थे ओलंपिक गेम्स विलेज में, और बिलीव करना मुश्किल हो रहा था कि फाइनली हम ओलंपिक्स में हैं। हाँ, हर एथलीट का सबसे बड़ा ड्रीम। हाँ, और विनेश की बहुत फेवरेट है सानिया मिर्जा, उनको टेनिस, विनेश को टेनिस बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो मिली, वो पहले बार हमने उनको देखा, उनका बहुत ज़्यादा नाम सुना था, बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। तो ठीक है, अभी भी है ही। तो बस उनके साथ फिर पिक्चर खिंचवाई, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ओलंपिक्स का। खूब ट्रेनिंग चल रही है और गाना बज रहा है, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का। हाँ, वो एक मोटिवेशन सॉन्ग था मेरे लिए उस समय पे। खूब सुना ट्रेनिंग पे जाते हुए आते हुए इतना मोटिवेशन मिलता था कि हेडफोन लगा लेती थी कि जैसे मैं जीत चुकी हूँ और मैं खुश हूँ, मैं ओलंपिक्स में हूँ, मेरे हाथ में मेडल है। मैंने वो बिलीव कर ली थी वो चीज़ वहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि मैनिफेस्टेशन वर्क, द सीक्रेट वर्क करता है मेरे लिए, और वो चीज़ मैंने बिलीव कर ली थी। जब वो गाना सुनती थी ना, मुझे ऑलरेडी महसूस होता था कि मेडल आ गया है। अच्छा। मेडल है मेरे पास। और जैसे आप जब मेरी बुक पढ़ रहे थे तो आपने बताया मैं अपना इमेजिनरी, अब इमेजिनरी बना रहा था कि साक्षी अब ये हो कर रही होगी, अगर जो भी आप पढ़ रहे होगे इस तरीके से आप अपने दिमाग में अपनी इमेज खुद बना ले। तो मैंने वो इमेजेस खुद ही बना ली थी। अच्छा। सोच के कि ऐसे चल रहा है। ड्रॉ भी इसलिए थोड़ा ठीक मिल गया था ना? ड्रॉस तो इक्वल था। हाँ, ड्रॉस इक्वल था, ड्रॉस बोथ साइड इक्वल था। अच्छा। ड्रॉस का आप कुछ मैच जीत गई, अब सामने है कोबलोवा। हाँ, रूस वाली। हाँ जी। क्या था ऐसा उस खिलाड़ी में? उस खिलाड़ी में, जैसे वो वर्ल्ड चैम्पियन थी, एशियन चैम्पियन थी काफ़ी बार की, मतलब काफ़ी अच्छी एथलीट्स में, रेसलर्स में उनका नाम आता था। और जब तक कोच को पता नहीं था कि ये मेरा ब्रॉन्ज मेडल मैच उसके साथ होने वाला है, बस उनको नाम पता था कि किर्गिस्तान की लड़की के साथ है। तो नहीं, मैं तो अभी रूस वाली की बात कर रहा हूँ जिससे 2-9 से हारे थे। अच्छा, फिर जो रेपल चेज मिला था। ओके, सॉरी, कबलोवा। हाँ, तो उसी के साथ मेरी टर्की में फाइनल मैच हुआ था।
तो वो भी लड़की काफ़ी अच्छी थी, मेरे को 2 महीने पहले ही क्वालिफिकेशन में उसने हराया था। तो मुझे यूँ था कि 2 महीने में मेरे में काफ़ी प्रोग्रेस थी, तैयारी बहुत अच्छी करी थी मैंने, तो मेरे को यूँ था शायद मैं हरा भी सकती हूँ, मुझे बस अपना बेस्ट खेलना है। ओलंपिक के हर मैच में मुझे ये था कि मुझे मेरा बेस्ट करना है। तो बस उसके साथ मैच हुआ। वो एक ऐसा लोता मैच है जिसमें मैं आगे चल रही थी और बाद में हार गई। बाकी सभी मैच है जिसमें मैं पीछे चल रही थी और बाद में जीत गई। ये कोबलोवा के साथ आप देखोगे पहले राउंड में मैं जीत रही थी 2-0 से आप आगे थे। और दूसरे राउंड में वो जीत गई। और मैचेस में क्या था, पहले राउंड में मैं हार रही हूँ, दूसरे राउंड में मैं जीत रही हूँ। अरे आप जो मेडल वाला मैच था 5-0 से पीछे होके फिर हाँ जी, फिर मैंने कम बैक किया। क्या कमाल की कहानी है। वो कहाँ, किर्गिस्तान की थी ना? इसलू टिनबिकोवा, बहुत आइसिलू नाम है इसका। आइसिलू, हाँ आइसिलू, ये बहुत अच्छी नाइस लड़की है। मैं इसके साथ बाद में घूमने भी गई उनके देश में। हाँ, वो मैं खुद घुमाने लेके गई अपनी गाड़ी में। अपने देश की वो पहली ओलंपिक मेडलिस्ट। बहुत फैन फॉलोइंग है उसकी, उसके देश में। टोक्यो में जीती थी फिर वो, टोक्यो में जीती, अभी पेरिस में जीती। अच्छा, देख लो। अरे वाह। हाँ, तो जब मैं उनके देश में गई ना आफ्टर ओलंपिक मेडल, और सबको पता है क्योंकि उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं वहाँ, तो सब लोग मेरे साथ फोटोज खिंचवा रहे थे कि हाँ इसने हमारी लड़की को हराया था ओलंपिक्स में। तो मतलब मुझे भी लोग जानते थे वहाँ पे। बस वो एक पॉइंट पे फ्रीज कर गई और वहीं खेल बदल गया है। हाँ, वो बस वो मेहनत मान लो, क्या मान लो कि हाँ, क्योंकि आपने उसको कैपिटलाइज भी किया एंड मोमेंट में जो है। और फिर पूरे देश ने देखा एकदम कैसे बाल आपके चितराए, आप बहुत थकी, बहुत खुश, हम सब लोग इतने खुश। एक दिन में 5 मैच खेलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर ठीक है, आप बीच में सो ली। हाँ, थोड़ा रेस्ट वो बहुत अच्छा फैसला रहा। हाँ, तो ये तो देखो, अगर गैप ज़्यादा मिल जाता ना तो हर कोई रेसलर सोचेगा कि अच्छे से थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करके और थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। तो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा है अपने इस ऑटोबायोग्राफी में, बॉडी टॉक, है ना, कि कैसे शेम किया जाता है, अरे ये ऐसी है, वो वैसी है। फिर आपने लिखा कि आप अभी तक सहज नहीं है कुछ खास तरह के कपड़े पहनने को लेके, क्यों ही चलना है हाई हील पहन के, ये ज़रा बताइए। आपके बाल छोटे में काट दिए गए थे तो आप मैथ्स के पेपर में कैसे रोते हुए खाई थी? गंजी कर दी गई थी बिल्कुल, पूरी गंजी। हाँ, मतलब इतने बाल छोड़े थे। और मैं, जैसा कि मैंने मेंशन किया, मैं हाई फाई स्कूल में, हाँ। वहाँ मैं वैसे ही उनके बीच में मैच नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से मेरे बाल और कटवा दिए। तो वो भी बड़ा था, वो मैं बड़ी रो रही हूँ कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। और मेरा मैथ्स का पेपर था उस दिन, और उस पेपर में मेरे को इतनी शर्म आ रही और मैंने नज़र उठा के नहीं देखी, और बस मैंने अपना पेपर किया क्योंकि मेरे बाल ही इतने करवा दिए। फिर उस मैथ में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। मैथ्स बहुत पसंद है? मैथ बहुत पसंद था मुझे। कुश्ती के चक्कर में आर्ट्स में जाना पड़ा है। हाँ, डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइक अगर हम मेडिकल लेते, नॉन मेडिकल लेते, तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कोई इजी गेम तो है नहीं कि बस चेस खेल लिया, हम पढ़ भी सकते हैं आराम से बैठ करके। बड़ा डिफ़िकल्ट स्पोर्ट है रेसलिंग। बस स्लीवलेस अभी भी नहीं पहनेंगे? अब थोड़ा थोड़ा तो कह रहे तो हाथ चला के थका देगी। हाँ, मतलब फॉरेन एथलीट ने भी बोला नाइस आर्म्स। थोड़ा सा ना मैं इनसिक्योर रहती हूँ अपनी बाजुओं को लेकर के। जैसे अगर आप मुझे सिंगलेट में देखोगे या नॉर्मल हाफ स्लीव्स में देखोगे ना, तो आपकी नज़र मेरी बाजुओं पे जाएगी। ऐसे इतने मोटे मोटे, तो आपने मेहनत की है इसलिए मोटे मोटे हैं ना। देखिए, मेहनत तो और भी करते हैं, मेरा पता नहीं क्यों ऐसा। मेरा ना और कहाँ करते हैं? आपका स्टेडियम बंद हो जाता था ट्रेनिंग में तो आप मार सपाटे और दंड बैठक, आपने बड़ा जोर दिया इस चीज पे, रस्से चढ़ने पे। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरे को ना समय काटना मुश्किल हो जाता था जब से कैंप में जाती थी, और स्कूल कॉलेज का कोई टेंशन नहीं होता था ना। सुबह की ट्रेनिंग करने के बाद शाम का टाइम कब आएगा ट्रेनिंग करनी है। शाम की ट्रेनिंग के बाद सुबह कब होगी मुझे ट्रेनिंग करनी है। शाम को ही अपने कपड़े वपड़े जचा लेना, अपना किट विट तैयार कर लेना। तो अच्छा। और रही बात स्लीवलेस की, अभी कॉन्फिडेंस है, अभी कॉन्फिडेंट हूँ मैं, अब पहन सकती हूँ। लेकिन फिर भी लाइक वी शेप बॉडी है। मेन प्रॉब्लम है कि मेरी बॉयज़ की स्टाइल की बॉडी है। लाइक गर्ल्स की तो होती है थोड़ा सा ऐसे कर्व, मेरी वी शेप है। तो क्या हो गया? वो तो मेहनत की बॉडी है आपकी। मेहनत की बॉडी है, लेकिन कुछ बॉडी पे कुछ क्लोथ्स अच्छे लगते हैं, कुछ पे नहीं लगते। लेकिन वो मन मानने वाली बात हो जाती है। मेरे हाथ आर्म्स बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा। अभी हाई हील पहन के चलती हैं? क्योंकि आपने लिखा है पूरा वो डिस्कम्फर्ट। हाँ। मुझे तो राम जाने कैसे चल लेते हैं, बड़ी मेहनत लगती होगी। ओलंपिक्स में आने के बाद काफ़ी इवेंट्स में जाना पड़ा, तो स्टाइलिश जो है हाई हील्स ले आती
और मुझे इतना डिफ़िकल्ट होता उनमें चलने के लिए। तो फिर मुझे बोले फैशन हर्ट्स, आपको इवेंट में अच्छा दिखना है। फैशन हर्ट्स। तो नॉर्मली नहीं पहनती हूँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पहनती हूँ, वरना नहीं। मैं आपके प्रोटेस्ट पे आऊँ, और मैं प्रोटेस्ट पे बाद में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल में प्रोटेस्ट पे ही सिर्फ बातचीत हो रही, जबकि साक्षी मलिक की उसके पहले भी जिंदगी है और उसके बाद भी। ये जो ओलंपिक जीत के आने के बाद का एक प्रेशर होता है ना कि अब तो आप ओलंपियन हो, अब तो आप नेशनली तो हार ही नहीं सकते हो, और फिर आप हारती हैं सोनम मलिक से। वो दौर बताइए, क्योंकि वो भी बड़ा मुश्किल दौर रहा आपके लिए। देखो, लगातार मैं अपने वेट में काफ़ी साल चैंपियन रही। और मतलब मेरे मन में ये बैठ गया था, 58 किलोग्राम का जो वेट है आपका, मेरे मन में ये बैठ गया था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता इंडिया में, आराम से मैं जीत जाती हूँ, आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सडनली जो है मेन ओलंपिक्स क्वालिफिकेशंस के लिए ट्रायल्स थी और मैं 8-0 से आगे चल रही थी, और सोनम वो मैच पता नहीं कैसा बदला और एकदम से जो है मेरी जूनियर लड़की सोनम मलिक से मैं हार जाती हूँ। वो दौर मेरे लिए बहुत ऐसे हजम करना इतना मुश्किल था। 6-0 की लीड के बाद पिछड़ना, 8-0 की लीड। आपने इसमें 6-0 लिखा है? हाँ, वैसे 8-0 थे, छोटा मोटा ये मिस्टेक हो गया होगा। 8-0 की लीड से आगे चले, मुझे 2 पॉइंट और चाहिए थे टेक्निकल मैच ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो मैच ऐसा रुख बदला और मैं वो मैच हारी, और बड़ा मतलब ये लगा कि क्या ही हो गया मेरे जीवन में, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया, और हजम करना इतना मुश्किल हो गया क्योंकि एक आदमी लगातार इतनी टाइम से चैंपियन है अपने वेट में और फिर एकदम से उसको हार मिलती है, तो वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। और फिर एशियन क्वालिफिकेशन में हार गए, फिर से सोनम से हार गई। मैं सोनम से 4 बार हारी लगातार। मुझे ये चीज़ विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसी कमी है जो मैं हार रही हूँ। मैं ट्रेनिंग भी अच्छा कर रही हूँ, मेरे में नेशनल में 8-7 से हार गए आगरा में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम रह जाती थी, जबकि मैं ट्रेनिंग अच्छा कर रही हूँ, मेरे में स्पीड अच्छी है, पावर अच्छी है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है वो नहीं समझ में आ रहा था। फिर वही बात है, आदमी डरता क्या नहीं करता। फिर हर चीज़ अप्रोच करने की कोशिश की कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, ये पत्थर पहन लो, ये पहन लो, साइकोलॉजिस्ट से बात कर लो, कुंडली में ये है वो है, क्योंकि जब आदमी को कुछ रास्ता नहीं दिखता है तो वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हर जगह भागता है। तो मैंने भी वही किया कि देखो तो कि कमी कहाँ रह रही है। फिर न्यूमरोलॉजी को थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट किया कि क्या होता है। हालांकि बदल दी उन्होंने साक्षी की। हालांकि मैं इतना मानती नहीं हूँ कि मैं 100% के 100% मान ही लिया कि न्यूमरोलॉजी वर्क्स करती है या एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, लेकिन मेरे लिए जो असल का काम किया वो मैंने बुक में भी मेंशन किया है। मेरे एक मेंटल कोच, ऑस्ट्रेलिया वाले कोच नहीं, रेफरी थे वो। उन्होंने मुझे काफ़ी मैचेस देखे कि इस लड़की को क्या है हो रहा है कि ये इतना अच्छा, इसकी बॉडी है, ताकतवर है, और फिर ये हार रही है। कहाँ से आपको फ़ोन आ गया है? कोई डायरेक्ट कनेक्शन? उन्होंने अपनी उनकी वाइफ ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थी, ऑस्ट्रेलियन थी, तो बेचारे वो इंग्लिश में सुनते हैं, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करते, फिर मैं हिंदी में बोलती, वो हिंदी में सुन के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते। तो मेरे काफ़ी सारे सेशंस जो हैं उन्होंने करवाए। वो मैंने जर्नल लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने डेली के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो मैं लिखती थी कि डेली का क्या बदलाव लग रहा है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्प की। मतलब मैं अपने वापस कम बैक का बहुत बड़ा योगदान जो है मैं इन सर को देना चाहूँगी। और ये मनीषा का क्या केस है? ये यूँ है कि क्योंकि एक आप सोनम से हार रही थी और मनीषा। हाँ, तो ये है तो मेरे से जूनियर ही, लेकिन 4 साल। हाँ, लेकिन इसका और जो हमारे मतलब सोमवीर जो सत्यव्रत के छोटे भाई है ना, तो उनका कुछ था, लेकिन वो गोत्र मैंने बात की ना, तो गोत्र मिल रहा था, तो मेरे घर वालों ने और सोमवीर ने मना कर दिया कि भाई गोत्र मिल रहा है, हम शादी नहीं कर सकते। साक्षी ने विरोध कर दिया, जैसे मैंने विरोध कर दिया कि क्योंकि मैं तो उसके वेट में हूँ, अपोनेंट हूँ, और इसलिए मेरी शादी नहीं होने देना चाहती। जबकि मैंने शुरुआत से ही बताया कि गोत्र बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हरियाणा में, और वो गोत्र मैच हो रहा था, तो उसकी रंजिश के लिए उसने वो मेरे वेट में आ करके मेरे साथ एग्रेसिव कुश्ती खेली, मेरे बाल फाड़े, मेरी उंगलियां तोड़ी, मतलब जितना उससे बन पड़ा ना, उसने बहुत एग्रेसिव कुश्तियाँ मेरे साथ की। लेकिन फाइनली एंड ऑफ द ये रहा कि जैसा मैंने बताया कम बैक करने में बहुत हेल्प की। फिर मैंने दोनों को ईजिली हराया। सोनम को उसके पहले आपने लिखा है कि मनीषा एक मैच जानबूझ के संगीता फोगाट से हार गई,
ताकि आप खाली हाथ लौटें? ये नेशनल की बात है। ये सही है। हम तीनों एक ग्रुप में थे, संगीता, मैं और मनीषा। मैं पहले मनीषा से हार गई, और जो फाइनल में जाता है ना उसको मौका मिलता है रैपिड चार्ज, जैसे कि आपने बोला था। लेकिन रैपिड चार्ज में मनीषा संगीता से हार गई, वो फाइनल में पहुंची नहीं, तो मैं तो ऑटोमेटिक बाहर हो गई। वो भी इतना बड़ा मुश्किल दौर था। एक ओलंपिक मेडलिस्ट नेशनल से खाली हाथ वापस आ रहा है, नॉट इवन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो ठीक है, ये चलता रहता है अप एंड डाउन। और बस फिर फाइनल में आपने मनीषा को ही हराया? फाइनल में मैंने मनीषा अगले को नेशनल्स में? अगले नेशनल्स, कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स में। 8-2 का स्कोर। हाँ जी। वाह। और अब आते हैं आखिरी मेडल पे, कॉमनवेल्थ का। अब आपका कॉन्फिडेंस तो वापस आ ही चुका था, फिर ये कॉमनवेल्थ का रास्ता कैसा रहा? ये बहुत ही जैसे, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इसमें, कि लास्ट चांस नहीं बोलते। हाँ, 4 चीज़ों पीछे चल रही हैं, सत्यवर्त फिर से टीवी से मतलब सामने। अगर मैं ट्रायल्स में हार गई तो या तो फिर बैग पैक करके घर जाओ, क्योंकि 2 साल से लगातार हार रही हूँ, फिर मैं मेन गेम्स की ट्रायल्स भी हार जाऊंगी, तो फिर कब तक आदमी ट्राई करता रहेगा। तो मैं कोचेस को भी ये बोलती थी कि मेरे लास्ट कोशिश है, अगर मैं यहाँ हार गई ना तो फिर मैं अपना बैग पैक करके घर चली जाऊंगी। लेकिन कोचेस विश्वास दिलाते थे, मेरी ट्रेनिंग देखते थे कि अब की बार तू नहीं हारेगी, हमें श्योरिटी है। तो फिर मैं वो फाइनल कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल जीती। वो टाइम बड़ा यूँ था, इमोशनल था, कहीं मैं हार ना जाऊँ, एक प्रेशर का टाइम था कि मेरा लास्ट दौर चल रहा है, अगर मैं हार गई तो मुझे बैग पैक करके जाना पड़ेगा। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गई, और वो फाइनल मैच में भी मैं फिर पता नहीं मेरा क्या ही है कि पहले पीछे रहती हूँ और फिर कम बैक करने। फाइनल में भी आप 4-0 से पीछे थे। 4-0 से पीछे थी। थे आपकी। हाँ, गोडिनेज कनाडा की लड़की है, और मैं 4-0 से हार रही हूँ। फिर सडन सेकंड राउंड में मेरा जो फेवरेट मूव है वो लगता है डबल लेग, जैसा कि मेंशन किया है, और मैं उसको पिन फॉल कर लेती हूँ वहीं पे, और वो मैच में जीत जाती हूँ। और बहुत ही अच्छी शानदार वापसी जो है मेरी हुई, भगवान ने सहायता की, बहुत सारे लोगों ने मदद की मुझे उस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब 3रा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल था मेरा लगातार। और वो आखिरी बार था जब आप इंडिया के लिए इंडिया के लिए क्या, वो मेरा लास्ट मैच था, उसके बाद मुझे रेसलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। अब चलते हैं सोनीपत में चोखी ढांडी, जहाँ पे आपको एक दिन पहले कॉल आया कि पहलवानों की मीटिंग बुलाई गई है। बबीता फोगाट से आपको फ़ोन आया, क्या कहा बबीता फोगाट ने आपको? बबीता फोगाट ने बोला कि एक मीटिंग है और तू आ जाएगी। मैं बोली आ जाऊँगी। किस बारे में मीटिंग, आपने पूछा नहीं? बताया नहीं उसने, बोली आ जा तू, मुझ पे भरोसा है। मैं बोली हाँ भरोसा है, क्योंकि मैं उसके साथ भी बहुत सालों तक रही हूँ, बहुत टूर्नामेंट साथ खेले हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बजरंग को कॉल किया कि तू आ रहा है, पहलवानों की मीटिंग है, तो बोला मैं आ रहा हूँ। योगेश्वर को फ़ोन नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, योगेश्वर को फ़ोन नहीं किया, वो भी ओलंपियन थे, रवि दहिया, आप और योगेश्वर। हाँ, लेकिन रवि तो था, हमारे बीच में था रवि की, लेकिन मैं नहीं थी ना फ़ोन करने वाली। फिर वो गए मैम चौकी ढानी पे, तो पता चला कि ऐसे ऐसे है और हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को लेकर के कि और क्या कहा बबीता फोगाट ने आपसे? कि प्रोटेस्ट करेंगे, और ब्रिजभूषण का जो फेडरेशन में चल रहा है, जो गंदगी चल रहा है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, और वो ख़त्म हो जाएगी, और हम एक अच्छे कोज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम बड़े खुश कि किसी ने तो फाइनली। आपने लिखा है कि बबीता हैड कन्विंस्ड अस दैट शी वाज वेरी क्लोज टू होम मिनिस्टर अमित शाह. She could call him anytime, and if she called him once, we had started our protest. He would very likely listen to our demands. ऐसा बोला था उन्होंने? हाँ, कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, एंड अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो खेल मंत्री जी हमारी बात सुन लेंगे और ब्रिजभूषण को हटा देंगे। और हमें भी बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को सुन करके कि हाँ फाइनली कोई तो स्टेप उठा रहा है। लेकिन अभी जब से बुक रिलीज हुई है ना, तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स इस चीज़ को गलत दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बबीता ने उकसाया नहीं, उसने सिर्फ अप्रोच किया और प्रोटेस्ट की परमिशन ली। तो मतलब मेरे वर्ड्स को तोड़ो मरोड़ो मत, जो मैंने एग्जैक्ट बुक में लिखा है वो चीज़ पढ़ो और वैसे उस तरीकों को पेश करो। तो इसमें बबीता के लिए भी अच्छी बात है कि उसने एक अच्छे कोज की शुरुआत की, फेडरेशन को क्लीन करने के लिए शुरुआत की। तीरथ राणा और बबीता के नाम पे प्रोटेस्ट की इजाज़त थी, लेकिन बबीता प्रोटेस्ट में सामने नहीं आ रही थी क्योंकि उनको डर था वो बीजेपी की मेंबर हैं, तो ये उल्टा ना पड़ जाए पार्टी के लिए। हाँ, हमें ये नहीं पता था शुरुआत में, हमने सोचा था कि हम सब प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। जब वो मीटिंग हुई थी चौकी ढानी में, तो ये था कि सभी बैठेंगे प्रोटेस्ट में, बबीता भी बैठेगी, सब बैठेंगे। लेकिन जब हम
11 बजे के करीब प्रोटेस्ट पे बैठी ना, तो बबीता नहीं बैठी। तो वहाँ से डाउट आना स्टार्ट हो गया कि वो भी तो पहलवान है, उसके दौरान भी तो ये सारी चीज़ें होती थी, उसको भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट चल रहा है, तो वो एज अ पहलवान क्यों नहीं बैठती है। फिर पता चला कि वो पीछे से हैंडल करेगी और वो सरकार के साथ तालमेल करके और हमारी जो है सुनवाई करवाएगी। तो वो बैठी ही नहीं, फिर सुनवाई हुई नहीं, हमारे साथ खिलवाड़ हुआ हमारे पहले प्रोटेस्ट में। और वो बृजभूषण की जगह कुश्ती फेडरेशन की मुखिया बन जाएंगी। हाँ, क्योंकि वही बात है कि आपने लिखा है ये। हाँ, क्योंकि अगर इतनी क्लोज थी वो, जैसा उसने बताया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तो ऑफ कोर्स ये बात है, मन में तो ये आएगा कि वो खुद। What could be a suitable reward for her? She didn't just want to just get rid of Brijbhushan Sharan Singh. She wanted to replace him. हाँ, तो ये एग्जैक्ट ये बात थी। बृजभूषण को तो हम बदलना चाहते थे और हमारे लिए अच्छी बात थी कि एक अच्छा चेहरा बबीता बनेगी, वो जो कुश्ती को जानती है, समझती है। लेकिन वो तो बीच में ही जो है धोखा दे गए, भाग गई, ना सपोर्ट किया, ना प्रोटेस्ट में आई, ना बाद के प्रोटेस्ट में आई। होती है बबीता से? नहीं, प्रोटेस्ट के बाद से नहीं? नहीं, प्रोटेस्ट के बाद से बात ही नहीं। प्रोटेस्ट के बाद से नहीं, क्योंकि वो तो बीच में ही छोड़ के भाग गई, हम मझदार में लटकते रह गए। हमें समझ में नहीं आया। पहला प्रोटेस्ट तो ऐसे ही उसने पता नहीं उसके मन में क्या लालच था, क्या स्वार्थ था, जो उसने ऐसा किया। अनुराग ठाकुर के यहाँ जो मीटिंग हुई थी उसमें बबीता फोगाट थी? हाँ, वहाँ वो थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें खेल मंत्री कहते हैं उस समय के कि सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, कमेटी बनाई जाती है। लेकिन कमेटी भी बनाई गई, कमेटी में हमने बयान भी रखे, हम 10-12 लड़कियों ने अपने बयान भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। जबकि कमेटी में बयान देने के दौरान सब लोग इमोशनल भी थे, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां जो है अपनी स्टोरीज बता रही थी, लेकिन सुनवाई हुई नहीं। इसीलिए मजबूरन हमें जो दूसरा प्रोटेस्ट करना पड़ा। उस कमेटी में मैरी कॉम भी थी, आपने बड़े सम्मान के साथ उनका जिक्र किया है और आप बता रही थी कि जब हम लोग अपनी कहानी बता रहे तो वो कह रही थी कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई। हाँ, जब मैं अपनी स्टोरी बता रही थी तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि हाँ एग्जैक्टली सेम लाइक मी। बहुत अच्छे से उन्होंने समझा, बहुत अच्छे से सभी लड़कियों की स्टोरी सुनी, लेकिन रिजल्ट क्यों ये निकल के आया कि इनको तो हेड ऑफ कमेटी में इनके तो कोई बयान नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, सब खारिज हो गया। तो जब आप लोग उस समय के खेल मंत्री के यहाँ से निकले तब 2 धड़े बन गए थे आप पहलवानों के बीच में। एक चाहता था कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट जारी रहे, क्योंकि सत्यव्रत को जो है ये समझ में आ गया था कि बबीता नहीं बैठी है तो कुछ ना कुछ साजिश है। तो उसको यूँ लगा कि मत करो, बोलने पे प्रोटेस्ट ख़त्म मत करो, क्योंकि दोबारा से जोड़ने में बहुत मुश्किल लगेगी, और जैसा कि हुआ। लेकिन वो बोले कि नहीं, बबीता की पूरी अच्छे से बातचीत हो गई है और बबीता जो है ये चीज़ रिजॉल्व करा देगी, तो उठ जाओ। और हमें भरोसा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा ही हो गया। किसने बोला बड़ा खेल हो गया, नाश हो गया? जो हमारे साथ और जुड़े हुए थे, जैसे रवि दहिया जुड़ा हुआ था, उसने बोला, सत्यव्रत को समझ में आ गया था, और भी लड़के थे कि प्रोटेस्ट ख़त्म ऐसे बीच में नहीं होना चाहिए, बातों के थ्रू। कमेटी को लेके आपकी और भी शिकायतें रहीं, जैसे आपने लिखा है रिकॉर्डर बीच बीच में बंद हो जाता था। बीच बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो जाती थी, कभी चालू हो जाती थी, जबकि सारी लड़कियां प्रॉपर तरीके से अपनी बातें बता रही, अपने बयान दे रही हैं। बड़ा मुश्किल दौर होगा वो, क्योंकि आपने लिखा है कि सब वहाँ रोने लगते थे। हाँ, मैंने बताया कि स्टोरी बताते बताते लड़कियां जो हैं रोई भी हैं। योगेश्वर दत्त भी थे वहाँ पे? योगेश्वर दत्त भी थे। उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? बस उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि जो भी मतलब अच्छा ही होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक किया तो नहीं किसी ने। योगेश्वर थे, मैरी कॉम थी, बबीता भी वहीं थी एक हेड ऑफ कमेटी में, तो लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। आपने एक जगह लिखा है कि बबीता को कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर दस्तखत करने के लिए कुछ ही घंटे का वक्त मिला कॉपी पढ़ने के लिए। हाँ, बबीता ने इस चीज़ में तो यूँ हुआ कि क्योंकि उसको जेन्युइनली तो पता ही था कि हैरेसमेंट चल रही है, रेसलिंग फेडरेशन में क्या चल रहा है, लेकिन जो रिजल्ट निकल गया उसमें ये था कि कुछ नहीं मिला। वहाँ बबीता ने साइन नहीं किए, ये उसकी अच्छी बात है। जहाँ उसने अच्छा किया वहाँ उसको प्रेज भी कर रहे हैं कि उसने जो है साइन नहीं किया, क्योंकि स्टोरीज तो उसने भी सुनी है लड़कियों की। योगेश्वर दत्त पे आपने गंभीर इल्ज़ाम लगाया। We found out from some of the girls that Yogeshwar told their fathers that nothing good would come out of testifying and protesting, and that it was best for their daughters to go back and train.
योगेश्वर दत्त आपके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? आंदोलन को नहीं, जब लड़कियां बयान दे रही थी ना, तो योगेश्वर को जैसे सुनने में आया कि वो उन लड़कियों के फादर के पास गए जो बयान में शामिल थी कि कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे लो। क्यों? कोई अपना कंप्लेंट रख रहा है, कोई अपनी शिकायत वहाँ रख रहा है, तो क्यों नहीं रखा इस चीज़ों में कुछ भी? तो ये चीज़ बोलने का उसका क्या मतलब था? उसको तो कंप्लेंट सुननी चाहिए थी और एक्शन करना चाहिए था। फिर दूसरे प्रोटेस्ट की बात कैसे शुरू हुई? क्योंकि कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। वैसे ही ब्रिजभूषण नेशनल्स करवा रहा था, वैसे ही सारी चीज़ फेडरेशन में काम कर रही थी। तो बजरंग और गणेश ने आपको फ़ोन किया दोबारा? हाँ, दोबारा से कि नहीं, प्रोटेस्ट दोबारा से चालू करेंगे। और क्योंकि सब लोग हमें यूँ गिल्टी समझ रहे थे कि क्या ही फ़ायदा हुआ, 3 दिन का प्रोटेस्ट था, कुछ लालच मिला होगा, उठ गए। लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला ना। हमने तो वही बात है कि ब्रिजभूषण के साथ लड़ाई छेड़ी है, हम तो वापस रेसलिंग करने भी नहीं जा सकते। हमें तो इस लड़ाई को पूरा एंड तक लेके जाना पड़ेगा। तो फिर दोबारा से प्रोटेस्ट करने में, दोबारा से सारी चीज़ें जोड़ने में हमारी बहुत ताकत लगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा रेसलर्स तो यूँ समझ रहे थे कि इन्होंने तो 3 दिन का नाटक किया और इन्होंने डील हो गई, कुछ बबीता ने कुछ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। और विनेश ने आपसे कहा, आई कोट यू, विनेश सेड बबीता हैड ruined our careers and that she would kill her if she got the chance। विनेश ने ऐसा बोला बबीता के लिए? हिंदी में बताना। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि विनेश ने मुझसे कहा कि बबीता ने हम लोगों के करियर को बर्बाद कर दिया है और मुझे मौका लगेगा तो मैं उसको मार डालूंगी। विनेश, हाँ, उसको बड़ा गुस्सा आया था। एक बात बताओ, एक लड़की, अपने वेट की टॉप क्लास लड़की, आज तक किसी से हारी नहीं, और बीच रास्ते में उसको छोड़ गई वो। मतलब अगर इतना ही रेसलर्स का भला चाहती थी तो दूसरे प्रोटेस्ट पे भी साथ में आना चाहिए था। आप बताओ, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? तो वो बीच में ही छोड़ के भाग गई। तो विनेश को गुस्सा आया कि मेरा करियर, इतना सारा मेरा करियर पड़ा है, मेरा ओलंपिक मेडल का सपना पड़ा है, और बीच में से ही छोड़ के भाग गई। तो विनेश को तो सबसे ज़्यादा गुस्सा था। आपके जो वकील थे नरेंद्र हुड्डा, उनके रोल को लेकर भी थोड़ा सा आपने डाउट दिखाया है। आपने लिखा है कपिल सिब्बल मदद करना चाहते थे, फिर आगे उनसे मदद नहीं ली। ये तो बीच बीच की बातें हैं। जैसे हमारे वकील थे नरेंद्र हुड्डा जी, फिर बीच में कपिल सिब्बल आए, तो मैं सुनने में मिला कि उनको वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब सुनने में आता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भी हमारा फेवर ना करें या कुछ गलत ना हो जाए। जबकि कपिल सिब्बल की ही वजह से आपने लिखा, इट वॉज कपिल सिब्बल हु अप्रोच्ड अवर लॉयर वॉज एबल टू गेट द केस हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट which finally forced the police to register a case and start investigation। जी, FIR दर्ज होने के बाद आप लोगों को लगा था कि अब न्याय प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि पॉक्सो में FIR थी, थोड़ी राहत मिलेगी ऐसा लग रहा था। थोड़ी राहत मिली हमें कि चलो फाइनली FIR दर्ज हो गई है और अभी जो है एक्शन होना स्टार्ट होगा। लेकिन वही बात है कि फिर ब्रिजभूषण ने अपना घुमाना स्टार्ट कर दिया, पॉक्सो की लड़की को तोड़ लिया, उसने अपना केस वापस ले लिया। क्या वजह रही उसकी? कई लोगों ने कहा कि डेट ऑफ बर्थ का चक्कर है, 2 अलग अलग सर्टिफिकेट, 2 अलग अलग सर्टिफिकेट है, इसकी एज ये माइनर नहीं है। उनके पिता ने आपसे फ़ोन पे कहा कि यहाँ गाड़ियाँ घूम रही हैं। हाँ, फ़ोन आते थे, कोचिज़ के फ़ोन आते थे कि उसको तो डराया धमकाया जा रहा है जी। उस लड़की के घर पे तो गाड़ियाँ चल रही हैं डराने धमकाने के लिए कि अपना केस वापस ले ले। तो फिर डर की वजह से वही बात है कि कौन अपनी जान के साथ खेलना चाहेगा, तो उस पॉक्सो वाली ने अपना केस जो है फिर वापस ले लिया। लड़ाई अभी जारी है? लड़ाई अभी जारी है, कोर्ट में केस चल रहा है। और मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि प्रिया रमानी जैसे वकील भी मिल गए हैं। हाँ, प्रिया रमानी नहीं, प्रिया रमानी का तो केस लड़ा था उन्होंने। सॉरी, रेबेका जॉन्स। हाँ, सॉरी, प्रिया रमानी का तो केस लड़ा था उन्होंने। तो बिल्कुल लड़ाई हमारी जारी है। और जैसा मैं बता रही हूँ कि जब से बुक लॉन्च हुई है ना, तो महिलाओं के मुद्दे गायब हैं, पहलवानों के संघर्ष के बारे में जिक्र गायब है। बस हम तीनों को अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है मीडिया के थ्रू। तीनों? बजरंग, विनेश और मेरे को कि मैंने बोल दिया कि उनके मन में लालच है। मैंने ऐसा, जबकि अपनी बुक में आपने लिखा है कि बजरंग और विनेश को ट्रायल देने से एग्जम्पशन मिला, है ना? मुझे नहीं मिला। क्या वजह थी इसकी? नहीं, उनको डायरेक्टली मिला, लेकिन मुझे भी आया कि आप मेल कर दो, आपकी भी सुनवाई होगी। आई कुड ऑल्सो आस्क फॉर इट। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो है वो ऑफर लिया नहीं, क्योंकि
एक्चुअली क्या हुआ था, कम्युनिकेशन गैप हो गया था। जैसे मैं यूएस में थी ट्रेनिंग के लिए, बबीता हंगरी में थी, बजरंग रशिया में थे, क्योंकि सबको अपना ट्रेनिंग करना था एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स के लिए। किर्गिस्तान में थे। हाँ, तो क्या हुआ कि कम्युनिकेशन गैप हो गया था। अभी जो मीडिया क्वेश्चन उठा रही है ना कि साक्षी बोल रही कि बजरंग विनेश को लालच आ गया था, ना ही मैंने ऐसा कभी बोला, ना ही मेरी बुक में ये मेंशन है। ये मैंने इस वे में बोला था कि शायद हम दूर हैं, कम्युनिकेशन गैप आ गया है। ये तो लिखा ही है ना कि उन्होंने गलत, बट आई चोज नॉट टू बिकॉज इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज टेरिबल डिसीजन ऑन बजरंग एंड विनेश's पार्ट। उन्होंने गलत फैसला लिया। हाँ, तो ये तो मैं अभी भी बोल रही हूँ जी। अगर हम साथ में होते तो मैं उस फैसले को हम आपस में डिस्कस करके वो फैसला हम नहीं लेते, क्योंकि वो हाँ करने से हमारे प्रोटेस्ट पे इफेक्ट हुआ। वो ब्रिजभूषण की बात सच्ची होगी कि ये तो डायरेक्ट बिना ट्रायल्स के खेलना चाहते हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ कि उनके आसपास के लोगों के उनके मन में लालच भर दिया। मैंने ये नहीं बोला कि बजरंग विनेश के मन में लालच आ गया था। ये जो है कुछ मीडिया चैनल्स जो है इसको गलत तरीके से उठा करके पोर्ट्रे कर रहे हैं कि बस हम तीनों में लड़ाई दिखा दो। जब तक ब्रिजभूषण को सज़ा नहीं मिल जाती, हम तीनों एक साथ हैं, एकजुट हैं और एक ही रहेंगे और हमारी लड़ाई जारी है। I even told Bajrang and Vinesh that if they needed time to train, they could take the exemption for Asian Game trials, लेकिन ये इससे छूट नहीं लेनी चाहिए, हैं? हाँ, वो तो अगर नहीं अच्छा, लेते। एक जगह आपने ये भी लिखा है कि जब शुरू में प्रोटेस्ट शुरू हुए तो कहा गया कि साक्षी सेक्रेटरी हो सकती है, लेकिन विनेश ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। हाँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी किसी को भी ये पद मिले जी, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर वही बात है ना कि हर चीज़ ब्रिजभूषण की साबित हो जाती कि इनको तो फेडरेशन में कोई पद चाहिए। उन दोनों के इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो आपको लगता है उनके मन में लालच भर रहे हैं? आपने लिखा द पीपल क्लोज टू बजरंग एंड विनेश हैड स्टार्टेड फिलिंग देयर माइंड्स विद ग्रीड। हाँ, तो मैंने यही तो लिखा ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ो कि उनके आसपास के रहने वाले लोगों ने उनके मन में लालच भरा होगा ना। हालांकि वो उन्होंने लालच नहीं लिया। अगर उनको लालच होता तो वही बात है कि अपना करियर छोड़ के कौन बैठता। वो तो वैसे भी जीत रहे थे दोनों अपनी वेट कैटेगरीज में, दोनों अपने वेट कैटेगरीज में चैंपियन थे। तो आपको आया चुनाव लड़ने का ऑफर? हाँ, वो आया था जब वो पहले इलेक्शंस थे। नहीं, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के। उससे पहले भी आया था मेरे पास जी, लोकसभा लड़ने। हाँ, लेकिन मैंने वो ऑफर लिया। किसने ये ऑफर दिया? देखो, ये चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं मेंशन अभी करना ही नहीं चाहती। हालांकि बुक में भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ऑफर आया था, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से आया था, या दिल्ली में किसी से ऑफर आया? हाँ, दिल्ली में किसी से ऑफर आया था कि आप ऐसे ऐसे चुनाव लड़ लो। तो मैंने बोला नहीं, मेरा इंटरेस्ट टोटली स्पोर्ट्स के ऊपर है और मैं अभी पॉलिटिकल नहीं होना चाहती हूँ और ना ही मेरा कोई मन है। पर विनेश तो चुनाव लड़ गई, आपकी क्या राय है इसके बारे में? वो उनका निजी फैसला है। जैसे उन्होंने चुनाव लड़ा तो भी बोले कि इनका प्रोटेस्ट खत्म हो गया, ये तो बस पॉलिटिकली होना चाहते थे। लेकिन मैं बता दूं कि शुरुआत इस चीज़ से नहीं हुई थी कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें उकसाया है या विनेश को पॉलिटिकल होना था। वो आफ्टर उन्होंने ज्वाइन किया, वो उनकी चॉइस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रोटेस्ट जो है कमज़ोर हो गया है, हमारा आंदोलन जो है इस चीज़ पे कमज़ोर हो गया है कि वो पॉलिटिकल हो गए तो सब चीज़ें गलत थी, ब्रिजभूषण गिल्टी नहीं था, ब्रिजभूषण की काली करतूतें दब गई। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग साथ हैं, लड़ाई हमारी अभी भी जारी है, हम तीनों साथ हैं और ये लड़ाई एंड तक हम लड़ेंगे। जब अनीता शिवरान लड़ी ब्रिजभूषण के नॉमिनी के खिलाफ तो आपको ये उम्मीद थी? सरकार ने आपको क्या प्रॉमिस किया था एग्जैक्टली चुनाव? उन्होंने बोला, हमने ये बोला था कि बोला था प्रॉमिस किसने किया था सरकार की तरफ से? ये खेल मंत्री की तरफ से भी आया था ये बात हमारी तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, ब्रिजभूषण का कोई आदमी फेडरेशन में नहीं होगा। ये अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हाँ, कि कोई ब्रिजभूषण का आदमी नहीं होगा, आप ट्रस्ट करो। लेकिन वो इलेक्शन के रिजल्ट में देखा तो संजय सिंह प्रेसिडेंट बने, जो कि उसका दबदबा रहेगा। हाँ, तो वो दिन भी बड़ा मेरे लिए दुखद दिन है क्योंकि उस दिन मैंने अपनी रेसलिंग को त्यागा और कोई भी एथलीट अपने गेम को ऐसे नहीं छोड़ना पसंद करेगा। लेकिन वही बात है, इतनी लड़ाई के बाद, 1.5 साल की लड़ाई के बाद सेम रिज़ल्ट निकलता है कि वही बात है, फेस कोई भी हो लेकिन रन फेडरेशन कर रहा था ब्रिजभूषण। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे रेसलिंग नहीं करनी है, इसलिए मैंने डिसाइड किया मुझे रेसलिंग क्विट करनी है। लेकिन मेरी लड़ाई जो मैं ये लड़ती रहूँगी और ये लड़ाई जारी रहेगी। कई बार आपका मन करता है कि आप डेमोक्रेसी लिखें, फिर क्वेश्चन मार्क लिखें, फिर डिलीट कर देती हैं। आपने लिखा है, आई समटाइम्स थिंक आई विल जस्ट ट्वीट डेमोक्रेसी फॉलोड बाई 10 और 12 क्वेश्चन मार्क्स। आई स्टार्ट टू टाइप इट आउट बट देन डिलीट इट। हाँ, वो उस दौरान के विचार आते थे मन में
कि कहाँ ही अपनी बात रखने का अधिकार है अगर सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये तो जब उस टाइम पे हमारा स्ट्रगल चल रहा था, हम उस दौर से गुजर रहे थे, तो ये उस दौरान के विचार मन में आते थे। एनडीए सरकार ये कहती है कि हम एथलीट्स को प्रमोट करने के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा स्कीम, ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें गिनाते भी हैं वो किस तरह से। पर आप लिख रही हैं कि द पीएम यूजेज स्पोर्ट्स पर्सन फॉर प्रमोटिंग हिमसेल्फ एंड वी वर ऑल्सो वेरी विलिंग टू बी यूज्ड। इसका मैं कहना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया अभी भी कि ये उस समय दौरान के विचार हैं। अभी क्या विचार हैं आपके? अभी तो यूँ है कि काफ़ी चीज़ों में बदलाव हो रहा है, फेडरेशन में भी बदलाव होगा धीरे धीरे, जैसा कि हमें सुनने में आया। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री खेल के ढांचे के सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं? हाँ, वो मतलब उस समय के जो मेरे बयान हैं वो ये थे कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। हम लगातार पीएम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी बात सुन ली जाए, हमारी बात सुन ली जाए। और हम कैसे माइंड स्टेट में थे उस टाइम पे, यूँ देखो हम 40 दिन रोड पे सो रहे हैं और हमारा माइंड सेट कैसे होगा कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन वही बात है कि बदलाव होगा, बदलाव किसी भी चीज़ का बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन यूँ है कि इम्पॉसिबल नहीं है बदलाव होना इम्पॉसिबल नहीं है, बदलाव धीरे धीरे होता है। और मैं उम्मीद करूंगी कि रेसलिंग फेडरेशन जो है प्रॉपर तरीके से काम करे, उसमें अच्छे आदमियों की एंट्री। आप कभी लड़ेंगी चुनाव फेडरेशन का? जी। देखो, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फेडरेशन में काम करना चाहूँगी, क्योंकि पहले मैं मना करती थी, क्योंकि जैसे बताया वो सेक्रेटरी का पद आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि सब यूँ सोचते कि इनको तो पद चाहिए था इसीलिए प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब तो सारी बातें चली गई। मेरे से बेहतर रेसलिंग को कौन जानेगा, मैंने सब स्ट्रगल, सब अप एंड डाउन्स देखे हैं। तो अगर मुझे रेसलिंग फेडरेशन में काम करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगी। चलिए, ये लंबी बातचीत यहाँ पर रोकते हैं। अंतिम 3 पंक्तियाँ जो इस किताब की हैं। आई एम ट्रेलिंग एट दिस पॉइंट एंड द स्कोर इज अगेंस्ट मी। द क्लॉक इज काउंटिंग डाउन बट आई एम नॉट डन जस्ट येट। आई हैव वन बिफोर फ्रॉम दिस पोजिशन। आई एम गोइंग टू विन अगेन। पूरा भरोसा। आप तो घड़ी देख रही हैं देवी जी हैं? इतनी लंबी बात, पूरी बुक आपने वापस से मुझे रिमाइंड करा दी। तो अब मैं पढ़ के आया था पूरी किताब है। अब मैं ऐसा कर सकता था 1-2 चैप्टर पढ़ के आता, बस आपसे सेंसेशनल हेडलाइन ले लेता। नहीं, काफ़ी अच्छी बातचीत रही, काफ़ी डीप में बातचीत रही, बहुत अच्छे से बातचीत हुई। डिटेलिंग में जो भी टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, डिटेल। जी, किताब पे बात है तो किताब पढ़ के ही होगी पूरी, पहले चैप्टर से। मैं उपलब्धियों में तो नहीं, पर उम्र में आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, इसलिए बस एक बात कहूँगा आखिरी में। आपकी दादी जहाँ भी होंगी बहुत खुश होंगी आपकी उपलब्धियों को देख के और आपके संघर्ष को। मुझे भी लगता है वो एक बहुत अच्छी सोल थी, और जहाँ भी होंगी, जिस भी जीवन में होंगी, वो वही बात है, खुश होंगी और देख रही होंगी कि मेरी पोती ने जो है कितना नाम रोशन किया है। उन्होंने कभी गलत नहीं किया, तो इसलिए मैंने भी कभी लाइफ में सोचा ही नहीं गलत करने का। ये मेरी बुक है, इस बुक की सच्चाई है, और मेरा हमेशा मकसद रहता है सच बोलना। उसका परिणाम क्या होगा उसका मुझे नहीं पता। मैंने बुक में सच बोला, हर जगह सच बोला, लेकिन न्यूज़ वाले उसको कुछ घुमा फिरा के दिखा रहे हैं। मैं सच बोलती रहूँगी, चाहे घर वालों ने तो बुरा नहीं माना, उनकी भी आपने कुछ पोल खोली है इसमें। हाँ, नहीं, ये तो देखो स्टोरी है, वो अभी लाइफ स्ट्रगल बताने की बात आ रही है तो सारी बताओ। वही बात है, अगर ऑटोबायोग्राफी है तो जैसा हुआ लाइफ में वैसा बताओ। तो बस यही है कि होप कि लड़कियां मोटिवेट हों और अपनी आवाज़ गलत के खिलाफ उठाती रहें। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। कुछ दिनों में धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, बहुत तोहफे खरीदे जाएंगे। एक सोन पापड़ी का डब्बा होगा जो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आपके घर आएगा। देखिएगा, इन सब तोहफों के बीच किताबों के लिए गुंजाइश हमेशा रहे। शुक्रिया।